फूड ग्रेन्स के अलावा रॉ मटेरियल भी इंडस्ट्रीज के लिए प्रोड्यूस किया जाता है। तो पुराने तौर तरीके से आप अपने जीवन यापन के लिए जो फार्मिंग को प्रैक्टिस कर रहे हैं, इन सिंपल टर्म्स दैट इज प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। स्लैश एंड बर्न भी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी बोल सकते हैं। मैम उल्टे पेन से लिख रहे हो आप, मेरे को पता है। कहीं पर कोई क्रॉप कमर्शियल क्रॉप है, कहीं पर कोई क्रॉप सबसिस्टेंस क्रॉप है। पूरे जमीन के टुकड़े पर सिर्फ एक ही क्रॉप को उगा देते हो, दूर दूर तक दिख रहा है तो एक ही क्रॉप। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी इस क्लास में। दिस इज योर एसएसटी एजुकेटर उज्ज्वला पुंज और आज बच्चों मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ एक बहुत ही मनोरंजक सा चैप्टर, जो कि क्लास 10th ज्योग्राफी का हमारा चैप्टर है, जिसका नाम है एग्रीकल्चर। और बच्चों इस चैप्टर को हम पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक कवर करेंगे, वो भी एनसीईआरटी की हर एक चीज पढ़ेंगे, क्योंकि सेशन का नाम ही है एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। तो चलिए आज की क्लास को चालू कर लेते हैं और देख लेते हैं कि इस चैप्टर में बात असल में किस चीज की हो रही है। चलो फटाफट से नजर डालते हैं। तो इंडिया is an agriculturally important country. 2/3 of its population is engaged in agricultural activities. It is a primary activity, produces most of the food that we consume. Food grains के अलावा रॉ मटेरियल भी इंडस्ट्रीज के लिए प्रोड्यूस किया जाता है। तो हाँ जी बच्चों, सबसे पहले ना हमको यहाँ पर बताया जा रहा है कि असल में एग्रीकल्चर है क्या। एग्रीकल्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। जब मैं बोलती हूं इकोनॉमिक एक्टिविटी, इसका ये मतलब है कि लोग इसको परफॉर्म करते हैं पैसा कमाने के लिए। और थोड़े से लोग परफॉर्म नहीं करते, बहुत सारे लोग इस एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। स्पेशली हमारे देश में बहुत से लोग खेती करके पैसा कमाते हैं। दैट इज व्हाट दे डू। तो यहां वही लिखा है कि अप्रोक्सीमेटली 2/3 हमारी जनसंख्या का जो है, पॉपुलेशन का, वो इस एक्टिविटी में एंगेज है, वो खेती कर रहा है। अब ठीक है, कोई नहीं, जिसका जो मन करे, है ना, हम किसी पे प्रेशर थोड़ी ना डाल रहे हैं कि आप खेती मत करो या खेती करो। जिसका जो मन करे वो काम करे। लेकिन दिक्कत ये है बच्चों कि हमारे ये जो एग्रीकल्चर है, इसके अंदर लोग खेती तो कर रहे हैं बट ज्यादा पैसा नहीं कमा पा रहे, या ढंग से खेती जो है उस एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं कर पा रहे। दे आर नॉट एबल टू अर्न मच आउट ऑफ इट। उसके पीछे प्रॉब्लम्स क्या है, रीजंस क्या है, वो सारी चीजें हम समझेंगे। बट दिक्कत यह है बिकॉज सच अ लार्ज पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट अपॉन इट, हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा जिससे कि जो लोग एग्रीकल्चर में एंगेज्ड हैं, या तो उस एक्टिविटी में वो लोग प्रॉफिट कमा पाए ज्यादा, है ना, या तो उसको बेहतर कर पाए, या फिर अगर नहीं हो पा रहा है तो किसी दूसरी एक्टिविटी को टेकअप कर पाए। तो ये सारी चीजें हम एनालाइज करेंगे, देखेंगे। स्पेसिफिकली इस चैप्टर में हम लोग एग्रीकल्चर की ही बात करेंगे। एग्रीकल्चर यानी कि फार्मिंग वगैरह भी आ जाती है, तो किस किस टाइप की फार्मिंग होती है, उसके बाद कौन कौन से क्रॉप्स इंडिया में उगाए जाते हैं, कौन कौन से क्रॉप्स इंपॉर्टेंट हैं, उन क्रॉप्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि इंडियन एग्रीकल्चर को एक तरीके से रिफॉर्म्स की जरूरत क्यों है, क्यों उसमें बदलाव लाने की जरूरत है, बिकॉज सो मेनी पीपल आर डिपेंडेंट ऑन इट एंड प्रॉफिट हो नहीं रहा है। ठीक है, तो रिफॉर्म्स की बात करेंगे एंड अंत में भूदान ग्रामदान मूवमेंट की भी हम लोग बात करेंगे। बड़ा सिंपल चैप्टर है, थोड़ा सा फैक्चुअल है, आधा समझने वाला है आधा फैक्चुअल है। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगी क्या क्या चीजें हैं इसमें, लेकिन फिलहाल यही याद रखिएगा कि एक प्राइमरी एक्टिविटी है। अब इसको एक बच्चों, ये ना प्राइमरी सेक्टर में आती है। प्राइमरी सेक्टर पता है ना, ये क्या हुआ, प्राइमरी सेक्टर आप लोगों को याद होना चाहिए। प्राइमरी सेक्टर में वो सारी एक्टिविटीज आती हैं जो कि नेचर को एक्सप्लॉइट करके परफॉर्म करी जाती हैं, है ना, एंड एग्रीकल्चर इज वन ऑफ दोज एक्टिविटीज। अब उसी के साथ हम लोग देखते हैं कि हमारे देश में अब खाना जो खाना है, वो सारा खाना बन रहा है एग्रीकल्चर के थ्रू। तो फूड ग्रेन्स, अनाज तो प्रोड्यूस हो ही रहा है, अनाज के साथ साथ फूड ग्रेन्स के अलावा और भी चीजें एग्रीकल्चर के थ्रू प्रोड्यूस करी जाती हैं, जैसे कि बच्चों कॉटन है, जूट है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो खाते भी नहीं है हम, लेकिन फिर भी हम एग्रीकल्चर के थ्रू प्रोड्यूस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं। उसी के साथ रॉ मटेरियल बहुत सी दूसरी इंडस्ट्रीज के लिए भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करता है, वही कॉटन जूट वगैरह। तो दूसरी जो कॉटन इंडस्ट्री है उसके लिए कॉटन प्रोड्यूस कर रहा है, जूट इंडस्ट्री के लिए जूट प्रोड्यूस कर रहा है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर इकोनॉमी ऑल्सो एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस पीपल ऑल्सो। नहीं तो हम खाएंगे क्या, भूखे रह जाएंगे, भूखे पेट। और वैसे हमारी पॉपुलेशन तो ज्यादातर वेजिटेरियन है, तो वो तो बिल्कुल ही भूखी रह जाएगी। चलिए, तो ये सब बातें तो एक इंट्रोडक्टरी बात है बच्चों। अब जरा फटाफट से फर्स्ट टॉपिक पर आ जाते हैं और बात करते हैं टाइप्स ऑफ फार्मिंग के बारे में। फार्मिंग यानी कि खेती, खेती यानी कि 3 तरीके की खेती। 3 तरीके की भी नहीं बच्चों, एक्चुअली में खेती सिर्फ 2 तरीके की होती है।
ठीक है। व्हेन आई टॉक अबाउट फार्मिंग, चलो मैं आपको समझाती हूँ, फिर आपको समझ में आएगा। तो मैं जब फार्मिंग की बात करती हूँ ना, तो फार्मिंग बेसिकली सिर्फ दो पर्पसेस के लिए लोग करते हैं। सिंपल सा एक पर्पस होता है कि लोग उसको सब्सिस्टेंस के लिए परफॉर्म करें, या फिर लोग उसको कमर्शियल पर्पस के लिए परफॉर्म करें। यानी कि या तो सिर्फ एक तरीके से अपना गुजारा करने के लिए परफॉर्म कर रहे हैं उस चीज को, या फिर पैसा कमाने के लिए परफॉर्म कर रहे हैं। सब्सिस्टेंस का मतलब है कि अपने जीवन यापन के लिए, अपने गुजारे के लिए उसको परफॉर्म करा जा रहा है। कमर्शियल का सिंपली मतलब होता है कि आप उसको मार्केट में बेच के अपने क्रॉप्स को पैसा कमाने के लिए परफॉर्म कर रहे हो। अब सबसिस्टेंस फार्मिंग में, सबसिस्टेंस, ठीक है, सबसिस्टेंस फार्मिंग में भी दो कैटेगरीज में फार्मिंग आती है। एक है प्रिमिटिव, एक है इंटेंसिव सबसिस्टेंस। प्रिमिटिव और इंटेंसिव सबसिस्टेंस क्या है इसको भी समझेंगे, और उसी के साथ कमर्शियल फार्मिंग को भी देखेंगे कि वो क्या होती है। कमर्शियल फार्मिंग का भी एक प्रकार है प्लांटेशन एग्रीकल्चर। क्या प्रकार है? प्लांटेशन। उस प्लांटेशन को भी हम लोग समझने वाले हैं। चलिए तो फटाफट से फर्स्ट फार्मिंग पे आते हैं, हमारी फर्स्ट सबसिस्टेंस फार्मिंग पे आते हैं, जो कि है प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। अब बच्चों खेती तो है, ये फार्मिंग तो है, लेकिन प्रिमिटिव का मतलब क्या है? प्रिमिटिव का मतलब है पुराना, है ना। सबसिस्टेंस का मतलब है अपने जीवन यापन के लिए। तो पुराने तौर तरीके से आप अपने जीवन यापन के लिए जो फार्मिंग को प्रैक्टिस कर रहे हैं, इन सिंपल टर्म्स दैट इज प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। अब पुराने तौर तरीके हैं, नया कुछ है नहीं। तो यहां पर होता क्या है कि ये ना, एक तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक है कि ये स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड पर परफॉर्म करी जाती है, छोटी छोटी जमीनों पर परफॉर्म कर रहे हो। दूसरी चीज, प्रिमिटिव टूल्स का इस्तेमाल करा जाता है। जो आप टूल्स भी यूज करोगे फार्मिंग करने के लिए, वो भी पुराने टूल्स हैं, है ना। औजार जो हैं, जैसे हो, दाव, डिगिंग स्टिक, ऐसे खोदने के लिए डिगिंग स्टिक, तो ये सारी चीजें, हो, दाव, डिगिंग स्टिक, पुराने टूल्स का आप यूज कर रहे हो। अलॉन्ग विद दैट, अब यहां पर क्योंकि पुराना तौर तरीका है, तो हम बाहर से लाके लेबर हायर नहीं कर रहे हैं, अपने ही परिवार के लोग या फिर जो आस पड़ोस के लोग हैं, कम्युनिटी के लोग हैं, उन्हीं को बुला रहे हैं और वही खेती कर रहे हैं। तो फैमिली या फिर कम्युनिटी लेबर की मदद ली जाती है, और उसी के साथ अब आप जब खेती कर रहे हो, पुराने टूल से कर रहे हो, फैमिली लेबर है, ज्यादा पैसा भी नहीं लगा रहे, इस वजह से यहां पर लोग निर्भर रहते हैं सॉइल की नेचुरल फर्टिलिटी पर, कि अगर मिट्टी फर्टाइल है, उपजाऊ है, तो क्रॉप बढ़िया उग जाएगा, नहीं है उपजाऊ तो क्या करें, दिक्कत हो गई, है ना। उसी के साथ इरिगेशन के लिए भी लोग कोई फैंसी चीजों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। इरिगेट भी करना है, पानी भी देना है क्रॉप्स को, तो पानी जो है इंद्रदेव देंगे, हमारी इसमें जिम्मेदारी नहीं है, भगवान की कृपा होनी चाहिए। इंद्रदेव जो है बरसात कराएंगे और बरसात से क्रॉप्स को पानी मिल जाएगा। तो रेन पर डिपेंडेंट होता है, नेचुरल फर्टिलिटी पर डिपेंडेंट होता है, जो नेचुरल क्लाइमेट है उस पर ये फार्मिंग निर्भर करती है। तो मॉनसून, नेचुरल फर्टिलिटी, सस्टेनेबिलिटी, दूसरी इन्वायरमेंटल कंडीशंस, इन सब पर, नेचुरल चीजों पर ये फार्मिंग डिपेंडेंट रहती है, ज्यादा खर्चे पे नहीं डिपेंडेंट रहती। समझ में आई ना प्रिमिटिव सबसिस्टेंस? ये 4 पॉइंट्स लर्न कर लेना। अब बच्चों प्रिमिटिव सबसिस्टेंस में ही एक टाइप आता है, वो है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। नाम से ही समझ में आ जाना चाहिए कि स्लैश काटो और जला दो, किसको काटने और जलाने की बात हो रही है? पेड़ों को। तो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी एक प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग का ही टाइप है। इसमें क्या होता है, एक पैच ऑफ लैंड पे जाया जाता है, जैसे कि एक जमीन है, ठीक है, एक जमीन पे आप पहुंचे, वहां पर बहुत सारे आपने पेड़ देखे, ओ वाओ अमेजिंग, ठीक है, पेड़ देख लिए, बहुत बढ़िया। अब पेड़ों को काट दिया जाएगा। क्यों मैम, काटा क्यों जा रहा है? पेड़ों को काटा भी नहीं जाएगा, पेड़ों को फिर जला दिया जाएगा। इस तरीके से जलाने के बाद राख बनेगी, है ना, ऐश आएगी, ऐश। फिर उस ऐश, बच्चों वो ऐश्वर्या राय की बात नहीं हो रही, ऐश यानी कि राख की बात हो रही है, ठीक है। अब ऐश आएगी, ऐश को आप मिट्टी के साथ मिला देंगे। मिट्टी के साथ मिलाने के बाद में वहां पर आप खेती करोगे, क्योंकि वो जो ऐश है ना, वो एक नेचुरल फर्टिलाइजर की तरह काम करेगी, आपकी मिट्टी को और भी ज्यादा उपजाऊ बना देगी। तो आपने ये ड्रामा क्यों करा था, पेड़ों को काट के जलाने का? ये इसलिए आपने करा है ताकि आपकी मिट्टी और भी फर्टाइल बने। अब उस ऐश को सॉइल के साथ मिक्स कर दिया जाएगा, और उसके बाद वहां खेती करी जाएगी। फिर थोड़े टाइम तक, जब तक वो सॉइल फर्टाइल है, वहां खेती होगी। लेकिन जब वो सॉइल फर्टिलिटी अपनी लूज कर देगा, तो उस जमीन को छोड़ेंगे, अरे छड्डो, और आगे बढ़ के दूसरी जमीन पे हम लोग खेती करना चालू कर देंगे, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, जहां पे एक पीस ऑफ लैंड, पैच ऑफ लैंड को पकड़ते हैं, पेड़ जो है काटते हैं, जलाते हैं, राख को मिट्टी में मिला के खेती करते हैं, जब तक फर्टाइल रहे, ठीक है। उसके बाद
मूव ऑन, लाइफ में मूव ऑन जैसे करना होता है ना, वैसे ही मूव ऑन कर देते हैं, एक नए पीस ऑफ लैंड को फिर पकड़ के सेम प्रोसीजर दोहराया जाता है। तो दिस इज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, बिल्कुल प्रिमिटिव फॉर्म है। तो ये जो अच्छा, इसको स्लैश एंड बर्न भी बोला जाता है, इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्लैश एंड बर्न भी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी बोल सकते हैं। मैम उल्टे पेन से लिख रहे हो आप, मेरे को पता है। चलो, क्या हो गया भाई, है ना? ठीक है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी बोला जाता है, क्योंकि शिफ्ट ही तो कर रहे हो, एक पीस ऑफ लैंड को छोड़ के फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। ठीक है जी, चलिए, तो ये भी प्रिमिटिव सबसिस्टेंस का ही एग्जाम्पल है, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। अब जरा जानते हैं कि इस टाइप की फार्मिंग को, स्लैश एंड बर्न जो कल्टीवेशन है, इसको हर अलग जगह पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। मतलब इंडिया में भी अलग स्टेट्स में अलग नाम से, और फॉरेन में भी अलग अलग जगह पे अलग अलग नामों से जाना जाता है। एक बारी नाम को सुन लेते हैं। जैसे आप लोगों का नाम क्या है? वैसे घर में बंटी बुला देते हैं, बाहर नाम होता है ऐसे राजवीर, घर में देखा बंटी, है ना, बिल्कुल मतलब छोड़ ही दिया। तो वैसे क्यूट क्यूट से नाम बच्चों, यहाँ पे स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, अभी तो भारी सा नाम दिया था, अभी देखना कैसे कैसे नाम देंगे। झूमिंग, ठीक है, तो यहाँ पे झूम झूम जाए, झूमिंग नाम दिया जाता है हमारे नॉर्थ ईस्ट में। तो जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, जैसे आसाम है, मेघालय है, मिजोरम है, नागालैंड है, इन सभी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को झूमिंग के नाम से जाना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बारी ना झूमिंग पे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको तो ध्यान रखिएगा ही। उसके बाद मणिपुर में पामलऊ, पामलऊ के नाम से, बस्तर डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ में दीपा के नाम से जाना जाता है, और अंडमान निकोबार में भी इसी नाम से जाना जाता है। उसी के साथ हाँ, यहाँ पे और देखिए, ये ना देखो, एक झूमिंग इंपॉर्टेंट है, और ऊपर से इस पे भी बहुत बारी क्वेश्चन आता है, बेवाड़ या दहिया। बेवाड़ या दहिया के नाम से मध्य प्रदेश में इसको जाना जाता है। पोड़ू और पेंदा के नाम से आंध्र प्रदेश में जाना जाता है। पामा दाबी कोमान ब्रिंगा ओडिशा में जाना जाता है। कुमारी वेस्टर्न घाट्स में, वालरे या वॉल्टर साउथ ईस्टर्न राजस्थान में, खील इसको हिमालय में, हिमालयन बेल्ट जो है वहां पर, एंड कुरुवा इसको झारखंड में। अब मैम ये इतने सारे नाम हमें तो याद नहीं रहेंगे, है ना, घबराहट होनी चालू हो गई अभी से ही, लेकिन आपको याद रखने ही नहीं है। मैं आपको बता रही हूँ बच्चों, अब एक बारी ना ये जो टॉपिक है इसको रीड कर लेना, रीड कर लेना, आपको थोड़ा सा ना कॉन्टेक्स्ट समझ में आ जाएगा कि यार अगर ये नाम है ना तो इस रीजन में है, इस रीजन में, उस रीजन से याद रखना। बट मेरे हिसाब से जो दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम है वो है, एक तो झूमिंग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, और दूसरा है बेवाड़ और दहिया, जिसपे मोस्टली क्वेश्चन मैंने आज तक देखा है, मैंने और किसी पे क्वेश्चन देखा नहीं है वैसे, सच बताऊं तो। उसके बाद इंटरनेशनल थोड़ा घूमने चलते हैं। मिल्पा जो है, मिल्पा, ठीक है, मिल्पा के नाम से इसको मेक्सिको में जाना जाता है और सेंट्रल अमेरिका में। तो एम करके याद रख लेना, मिल्पा और मेक्सिको, एम मिल्पा मेक्सिको। कोनुकू इसको वेनेजुएला में जाना जाता है। रोका, रोका वैसे तो हमारे यहाँ शादी पे रोका होता है, यहाँ पे ब्राजील में इसको रोका के नाम से ही जाना जाता है। सेंट्रल अफ्रीका में मसोल के नाम से, लदांग में इंडोनेशिया, लदांग के नाम से इंडोनेशिया में, रे के नाम से वियतनाम में। बहुत बढ़िया। लेकिन यहाँ पर भी बच्चों मिल्पा और रोका, मैंने इन दोनों पे ही कभी सवाल आते हुए देखा है, बाकी सब पे नहीं देखा, बट रीड जरूर कर लेना, एक बारी समझ जरूर लेना, कल को गलती से क्वेश्चन आ गया फिर क्या करेंगे। ठीक है, तो ये अलग अलग नाम है, अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग नामों से इस एग्रीकल्चर को जाना जाता है। हमने देख लिया है क्या निकनेम इसको दिया गया है इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। लेट्स कम टू द नेक्स्ट, सबसिस्टेंस फार्मिंग। बच्चों अगली सबसिस्टेंस फार्मिंग, अब ऑब्वियसली ये भी जीवन यापन के लिए हो रही है, गुजारे के लिए हो रही है, बट दिस इज इंटेंसिव सबसिस्टेंस। ठीक है, इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग की अगर मैं बात करूं तो इट इज प्रैक्टिस्ड इन एरियाज ऑफ हाई पॉपुलेशन, प्रेशर ऑन लैंड। देखो यार, सबसिस्टेंस का मतलब ये सस्टेन करने के लिए, सस्टेनेंस के लिए, है ना, अपना गुजारा करने के लिए, अपने जरूरतों को पूरा करने के लिए। बट यहाँ पे थोड़ा सा माहौल इंटेंसिव हो गया है, क्योंकि आप इसको हाई पॉपुलेशन प्रेशर वाली जो जमीन है, जहां लोग बहुत ज्यादा हैं, वहां पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। दैट इज वाई इट इज अ लेबर इंटेंसिव फार्मिंग। लेबर इंटेंसिव का मतलब है कि लेबर बहुत ज्यादा लग रही है, बहुत ज्यादा लोगों का इस्तेमाल करा जा रहा है। हाई डोजेस ऑफ बायोकेमिकल इनपुट्स एंड इरिगेशन आर यूज्ड। बहुत ज्यादा बायोकेमिकल इनपुट्स यानी कि केमिकल्स का भी यहां पर यूज करा जाता है। देखो प्रिमिटिव में नहीं करा जा रहा था, क्योंकि वो जो सबसिस्टेंस के लिए करी जा रही थी वो पुराने तौर तरीके से करी जा रही थी, बट यहां पर क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, छोटी जमीन है,
उस पे इतना ज्यादा प्रेशर है, ठीक है, उसी जमीन पे इतना ज्यादा प्रेशर है खेती करने का कि उस चक्कर में वहां पर लेबर का भी इस्तेमाल ज्यादा होना पड़ रहा है, और साथ ही में वहां पे केमिकल्स को भी बहुत ज्यादा डाला जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी उस जमीन से लाई जा सके। नाउ ऑल्सो, though the right of inheritance leading to the division of land among successive generations has rendered land holding size uneconomical, the farmers continue to take maximum output from the limited land in the absence of alternative source of livelihood. Thus, there is enormous pressure on agricultural land. अब कोई अगर आपसे पूछ ले कि यार ये इतना ज्यादा प्रेशर क्यों है जमीन पे, इतनी सी जमीन है और उस पे इतना प्रेशर डाल दिया है कि तुम्हें जो है इतनी प्रोडक्टिविटी करनी है, तो बच्चों ये रीजन इसके पीछे है द राइट ऑफ इनहेरिटेंस। राइट ऑफ इनहेरिटेंस। एक पापा है, आपके मेरे पापा नहीं, गांव में पापा है, ठीक है, उनके सपोज 4 बेटे हैं, ठीक है, 4 बेटे हैं, तो पापा के जाने के बाद में 4 बेटों के बीच में छोटी सी जमीन और बढ़ जाएगी। अब वो 4 बेटों के भी बेटे होंगे, उनके फिर बीच में और जमीन बढ़ जाएगी, ऐसे जमीन बढ़ती 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 इतनी छोटी छोटी सी हो जाएगी। दैट इज वाई बच्चों पूरे परिवार को पालने का बोझ उस छोटी सी जमीन पे आ जाएगा, और उस छोटी सी जमीन को फिर ओवर यूटिलाइज करने की कोशिश करी जाएगी कि ज्यादा से ज्यादा इस पर प्रोडक्टिविटी की जा सके। दैट इज द रीजन कि हमारी पॉपुलेशन प्रेशर जो है उस छोटी सी जमीन पे पड़ रही है, तभी बायोकेमिकल इनपुट्स का भी यूज करना पड़ रहा है, और जो पूरी फैमिली लेबर है ना वो उस छोटी सी जमीन पे ही काम पे लग जाती है। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ लाइवलीहुड नहीं है, कहीं दूसरी जगह नहीं है जहां पे जाके वो काम कर सके या कमा सके, इसलिए मजबूरन उसको उसी जमीन पे, सबको उसी जमीन पे काम करना पड़ता है। तो दिस इज इंटेंसिव सबसिस्टेंस, हाई पॉपुलेशन प्रेशर, छोटा सा पैच ऑफ लैंड, बायोकेमिकल इनपुट्स का यूज। क्यों है ये पॉपुलेशन प्रेशर? राइट ऑफ इनहेरिटेंस की वजह से। ऑलराइट, चलो जी, अब बात कर लेते हैं हमारी कमर्शियल फार्मिंग के लिए, जो कि बच्चों सिर्फ पैसे के लिए करी जा रही है। यहाँ पे कोई सबसिस्टेंस की बात नहीं है, कोई लाइवलीहुड की बात नहीं है, कोई उसकी बात नहीं है कि हम सस्टेन करने के लिए कर रहे हैं, बस जीवित रहने के लिए कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, यहाँ तो हमें पैसा कमाना है। तो कमर्शियल फार्मिंग की जब हम लोग बात करते हैं, इट इन्वॉल्व्स यूज ऑफ द हायर डोजेस ऑफ मॉडर्न इनपुट्स, एग्जांपल हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन हायर प्रोडक्टिविटी। सब डाल दो उसी जमीन पे, है ना, ज्यादा प्रोडक्शन होगी होगी होगी। तो यहां पर बच्चों ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी को ऑब्टेन करने की कोशिश करी जा रही है, क्योंकि अगर ज्यादा फसल आएगी तभी तो ज्यादा पैसा कमा पाएंगे। उस ज्यादा फसल को उगाने के लिए कोई ऐसी चीज नहीं है जो ये फार्मर्स छोड़ दे रहे हैं। HYV सीड्स का यूज कर रहे हैं। HYV सीड्स आपको पता है ना किस रेवोल्यूशन के थ्रू इंट्रोड्यूस करी गई थी? कमेंट सेक्शन में बताइए। HYV सीड्स ने ये दावा करा था कि मैं ना एक ही क्रॉप पे बहुत सारी सीड्स आपको दूंगा, तो आपकी उसमें भी प्रोडक्शन, जो यील्ड है, जो उपज है, वो बढ़ा दूंगा। तो HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स यानी कि हमारे फर्टिलाइजर्स जो कि और ज्यादा फर्टाइल बनाएंगे, इंसेक्टिसाइड्स जो कि कीटनाशक है, पेस्टिसाइड्स वगैरह, की सारी चीजें डाल दी जाएंगी जिससे कि हायर प्रोडक्टिविटी को ऑब्टेन करा जाए। और जाहिर सी बात है बच्चों की कमर्शियल फार्मिंग वही फार्मर परफॉर्म कर पाएगा जिसके पास अच्छा खासा पैसा है, क्योंकि पैसे से ही ये सारी चीजें आती हैं। ठीक है, हायर प्रोडक्टिविटी को ऑब्टेन करा जाएगा। एंड उसके साथ ही बात करी जा रही है डिग्री ऑफ कमर्शियलाइजेशन वेरीज फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। इस सेंटेंस का क्या मतलब है? जैसे बच्चों जब मैं चावल की बात करूं, मैं राइस की बात करूं, राइस ना एक तरीके से कमर्शियल क्रॉप है पंजाब और हरियाणा में, क्योंकि वहां पर लोग चावल इसलिए नहीं उगाते कि वो उसको खाएं, है ना, कि अपने पेट भरें। वहां लोग चावल इसलिए उगाते हैं कि वो उसको बेचें और पैसा कमाएं। तो राइस एक कमर्शियल क्रॉप है पंजाब हरियाणा में, बट वहीं पर अगर आप ओडिशा में देखते हो, ओडिशा में लोग उसको अपने सबसिस्टेंस के लिए उगाते हैं, अपने लिए उगाते हैं, ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं उगाते। ठीक है, तो यहाँ पे वही बात है कि लोग जो है एक तरीके से बच्चों क्रॉप्स में भी वेरिएशन है, कहीं पर कोई क्रॉप कमर्शियल क्रॉप है, कहीं पर कोई क्रॉप सबसिस्टेंस क्रॉप है। ठीक है, कहीं पर उसको गुजारे के लिए उगाया जा रहा है, कहीं पर उसको बेचने के लिए, सिर्फ प्रॉफिट के लिए उगाया जा रहा है। ओके, इसी वजह से बोला गया है डिग्री जो है कमर्शियलाइजेशन की वो वेरी करती है।
कमर्शियल फार्मिंग का ही एक प्रकार है प्लांटेशन एग्रीकल्चर। अब ये बड़ी लार्ज स्केल पर जब आप फार्मिंग करते हो, एक पूरे जमीन के टुकड़े पर सिर्फ एक ही क्रॉप को उगा देते हो, दूर दूर तक दिख रहा है तो एक ही क्रॉप, जैसे बनाना की प्लांटेशन होती है, चाय की प्लांटेशन होती है, कॉफी की प्लांटेशन होती है, तो पूरे एक लार्ज एरिया ऑफ लैंड में, पीस ऑफ लैंड में जब सिर्फ एक ही क्रॉप उग रहा है तो उसको हम लोग प्लांटेशन एग्रीकल्चर का नाम देते हैं। इट इज अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग ओनली। नाउ सिंगल क्रॉप को एक लार्ज एरिया में उगाया जाता है, कैपिटल इंटेंसिव है, माइग्रेंट लेबर की मदद ली जाती है। कैपिटल इंटेंसिव का मतलब है पैसा लगाया है बिल्कुल झोंक कर, बहुत पैसा लगा दिया है। एंड माइग्रेंट लेबरर यानी कि बच्चों लेबर भी अब परिवार वाले लोग नहीं है। यहाँ पे इतना बड़ा खेत है, इतने लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन हो रही है, तो लेबर को भी दूर दराज के एरिया से लाया जाता है काम करने के लिए। स्किल्ड लेबर, चीप लेबर, ठीक है, उनको लाया जाता है। जो भी प्रोडक्शन होती है उसको रॉ मटेरियल की तरह रिस्पेक्टिव इंडस्ट्रीज में यूज करा जाता है। जैसे कि अगर आपने चाय की प्रोडक्शन करी है तो चाय पत्ती है, वो चाय इंडस्ट्री में भेजोगे तो रिस्पेक्टिव इंडस्ट्री में उसको भेजा जाएगा। टी आसाम में, नॉर्थ बंगाल में, कॉफी सॉरी टी आसाम और नॉर्थ बंगाल में, और कॉफी जो है कर्नाटक में। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे प्लांटेशन एग्रीकल्चर के। वेल डेवलप्ड नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इज ऑल्सो नीडेड। अब यार प्लांटेशन में ना एक वेल डेवलप्ड नेटवर्क जो है ट्रांसपोर्टेशन का, कम्युनिकेशन का, उसकी भी काफी ज्यादा जरूरत पड़ती है, ताकि आप इजिली जो है जो भी आप खेती कर रहे हो उसको इंडस्ट्री में पहुंचा दो, प्रोसेसिंग उसकी जल्द से जल्द करा दो ताकि वो प्रोडक्ट बिल्कुल फ्रेश रहे। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन का बहुत अच्छा नेटवर्क यहाँ चाहिए होता है। दिस इज व्हाट प्लांटेशन एग्रीकल्चर एक्चुअली इज। अब जरा बात करते हैं हमारे क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में। क्रॉपिंग पैटर्न क्या होते हैं बच्चों? आपने सीजन्स के नाम तो सुने होंगे, समर, विंटर, है ना, ऑटम, फॉल, ये सब तो आपने सुना ही होगा। लेकिन बच्चों यहाँ पर वो सीजन की बात नहीं हो रही, यहाँ पे खेती करने के सीजन की बात हो रही है कि खेती किस किस सीजन में करी जाती है। 3 सीजन है, एक है खारिफ सीजन, एक है राबी सीजन और एक है जैद सीजन। और हर सीजन में बच्चों देखो कोई भी क्रॉप ना ऐसे नहीं है कि कभी भी उगा लोगे, साल में कब जब मन करेगा आओ चावल की खेती कर दें, आओ जो है अब आलू उगा देते हैं, ऐसे नहीं होता है। हर क्रॉप को एक सूटेबल टाइम पीरियड चाहिए होता है। जैसे किसी क्रॉप को बहुत ज्यादा पानी चाहिए तो उसको आप मॉनसून के टाइम पे उगाओगे, किसी क्रॉप को उगने के लिए ठंड चाहिए तो उसको आप राबी सीजन के दौरान उगाओगे। इस तरीके से आप लोग जो है क्रॉप्स को हमने डिवाइड कर रखा है सीजन के बेसिस पे, क्रॉपिंग सीजन्स। सबसे पहले अभी आपको समझ में आएगा सब कुछ, इस टेबल के थ्रू ना मैंने बहुत ही क्लियरली लिख दिया है। ये टेबल जो है बस इसको देख लीजिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। सबसे पहले देखते हैं सोइंग पीरियड, सोइंग और हार्वेस्टिंग पीरियड। सोइंग होता है जब आप बीज बोओगे और हार्वेस्टिंग होता है जब आपका पूरा फसल तैयार होगी और आप उसको फसल को काटोगे, तो वो होता है हार्वेस्टिंग पीरियड। सोइंग पीरियड की अगर बात करें तो जो खारिफ क्रॉप्स होते हैं उनका सोइंग पीरियड आता है विद द अराइवल ऑफ मॉनसून। जब बरसात आती है उस टाइम पे इनको बोया जाता है। तो अराइवल ऑफ मॉनसून जून जुलाई पे खारिफ क्रॉप्स को सो करा जाएगा और इनको हार्वेस्ट करा जाएगा सितंबर अक्टूबर में। ठीक है, तो दैट इज एक्चुअली द एंड ऑफ समर सीजन। उस टाइम पे इनकी फसल काटी जाएगी। क्रॉप्स की बात करें कि कौन कौन से क्रॉप्स खारिफ सीजन में आते हैं, तो वो है हमारा पैडी। पैडी कंफ्यूज मत होना, पैडी इज राइस, चावल को ही पैडी बोलते हैं। मेज, मेज यानी कि बच्चों हमारी कॉर्न जो होता है, भुट्टा जो है, ज्वार, बाजरा, ये सारे हमारे जो कोर्स ग्रेन्स है, तूर की दाल, अरहर की दाल, मूंग, उड़द की दाल, कॉटन, जूट, उसी के साथ ग्राउंडनट जो है आपकी मूंगफली, सोयाबीन, तो ये सारे ऐसे क्रॉप्स है जो कि खारिफ सीजन में उगाए जाते हैं। उसके बाद आता है राबी सीजन। अब जैसे ही खारिफ सीजन खत्म होता है ना अक्टूबर में, राबी सीजन शुरू हो जाता है। दैट मींस ठंड जैसे ही पड़ने लगती है तब राबी सीजन की शुरुआत होती है। तो सोइंग पीरियड यानी कि जब क्रॉप्स को बोया जा रहा है तो वो आता है अक्टूबर नवंबर में, और इनकी फसल को काटा जाएगा समर यानी कि मार्च अप्रैल के आते आते। कौन कौन से क्रॉप्स राबी सीजन में आते हैं? वीट, बार्ले, पीस, ग्राम, मस्टर्ड। तो छोले आपके जो आपके पीस है, मटर है, वीट है, गेहूं है, मस्टर्ड है, सरसों है, तो ये सारे क्रॉप्स राबी सीजन में आते हैं। ठंड में इनको उगाया जाता है और समर में इनकी फसल को काटा जाता है। फिर जो है बच्चों बीच में जैसे मार्च अप्रैल के टाइम पे ही ये राबी खत्म हुआ, फिर शुरू हो गया जैद। जैद सीजन मार्च अप्रैल में सो करा जाएगा क्रॉप और मई जून में इसकी फसल को काटा जाएगा और उसके बाद फिर से खारिफ चालू हो जाएगा। तो इसी साइकिल में ना ये तीनों सीजन चलते रहते हैं। पहले खारिफ आता है, फिर राबी आता है, फिर जैद आता है। अब बात करते हैं कि जैद सीजन जो कि आपकी गर्मियों की छुट्टियों के दौरान आता है, इसमें कौन कौन से क्रॉप्स उगते हैं? तो आपको पता होगा गर्मियों की छुट्टियों में आप कौन सी चीजें खाते हो। वाटरमेलन है, मस्क मेलन है, तरबूजा, खरबूज, उसी के साथ क्यूकम्बर जो है आपका,
खीरा है, वेजिटेबल्स हैं, फॉडर क्रॉप जो आप जिसको चारा चरवाते हो वो सारे क्रॉप्स हैं, शुगर केन है, जो गन्ना है, तो ये सारी चीजें आपके ज़ैद सीजन में उगती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि इन सभी क्रॉप्स को पानी कैसे मिलता है, इनको इरिगेट कैसे किया जाता है। तो खारिफ सीजन की अगर हम लोग बात करें तो रेनफॉल के थ्रू यहां पर इरिगेशन मिलता है, यानी कि बरसात, क्योंकि बच्चों इनको उगाया ही तभी जा रहा है ना जब बारिश आ रही है। दैट इज वाई बारिश ही इनका सोर्स ऑफ इरिगेशन है। अब बात आती है राबी सीजन की। राबी सीजन तो ठंड में आ रहा है, तो उसको कैसे इरिगेशन मिल रहा है? उसको इरिगेशन मिल रहा है हमारे वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन्स के थ्रू। बच्चों आप लोगों को पता होगा, याद होगा कि 9th क्लास में हमने जब क्लाइमेट चैप्टर को पढ़ा था तो हमने देखा था कि वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन्स ठंड के महीनों में थोड़ी सी बरसात लेकर आते हैं, तो उसी बरसात से इनको इरिगेशन मिलती है अलॉन्ग विथ कैनाल इरिगेशन। तो कैनाल इरिगेशन तो है ही। ज़ैद सीजन में अब क्या है, ज़ैद सीजन में आपको प्राइवेट सोर्स ऑफ इरिगेशन के थ्रू ही काम चलाना पड़ेगा, जैसे ट्यूबवेल्स हो गए, आपके लेक्स हो गए, वेल्स हो गए, तो वहां से पानी लाओ और क्रॉप्स को पानी दो। तो ये हो गए आपके क्रॉपिंग सीजन्स। अब हम आगे बढ़ेंगे और अब हम बात करेंगे हमारे मेजर क्रॉप्स की, लेकिन उससे पहले देखो कुछ फैक्ट्स दे रखे हैं कि शुगर केन का जो क्रॉप होता है, जो गन्ना होता है, उसको ऑलमोस्ट एक पूरा साल लग जाता है उगने में, एक पूरा साल लग जाता है। वाओ अमेजिंग। उसी के साथ आसाम, वेस्ट बंगाल और ओडिशा में, ये जो 3 स्टेट्स हैं, यहाँ पे 3 तरीके के क्रॉप्स जो हैं चावल के उगाए जाते हैं एक साल के दौरान। बच्चों आप सभी को पता है कि हमारा जो ईस्टर्न साइड है ना इंडिया का, वहां पे लोग चावल बहुत ज्यादा खाते हैं, और वही जो जगहें हैं, आसाम है, बंगाल है, ओडिशा है, यहाँ पर पैडी यानी कि चावल के 3 क्रॉप्स एक साल में उगाए जाते हैं, जिसको नाम भी दिया जाता है ओस, अमन, बोरो। ठीक है, ओस, अमन और बोरो, 3 पैडी क्रॉप्स इन एन ईयर, यहाँ पर इन अ ईयर, नॉट एन, अ ईयर उगाया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट्स हैं। अब जरा हम आ गए हैं मेजर क्रॉप्स की बात करने के लिए, एक एक करके हर क्रॉप को डिस्कस करेंगे। चलिए, तो यहां पर ना बच्चों देखो, अब हम मेजर क्रॉप्स की बात करने वाले हैं कि कौन कौन से मेजर क्रॉप्स इंडिया में उगाए जाते हैं। सबसे पहले तो इन क्रॉप्स की भी बात करने से पहले लेट मी टॉक अबाउट कि क्रॉप्स अलग अलग तरीके के होते कौन से। एक होते हैं फूड क्रॉप्स। ठीक है, फूड क्रॉप्स का मतलब है जिन्हें आप उगा रहे हो खाने के लिए, खा लोगे, एडिबल है। फूड क्रॉप्स में भी 2 प्रकार के फूड क्रॉप्स हैं, एक है आपके ग्रेन्स यानी कि अनाज, और एक ऐसे फूड क्रॉप्स है विच आर अदर देन ग्रेन्स, अनाज के अलावा भी कुछ फूड क्रॉप्स होते हैं, तो दोनों की बात करेंगे। फिर हम चलेंगे नॉन फूड क्रॉप्स की बात करने के लिए, जैसे रबर है, हमारा कॉटन है, जूट है, तो ये हमारे नॉन फूड क्रॉप्स हो गए। इन्हें हम खाते नहीं है, बट हाँ उगाते जरूर है इंडस्ट्रीज के रॉ मटेरियल के लिए। नाउ बहुत से फूड नॉन फूड क्रॉप्स हमारे इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट हिस्सों में उगाए जाते हैं, डिफरेंट पार्ट्स में उगाए जाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन वेरिएशंस इन द सॉइल, क्लाइमेट एंड द कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस। ऑब्वियसली बच्चों, वो कोई भी क्रॉप हर जगह नहीं उग सकता, उसको एक स्पेसिफिक क्लाइमेट चाहिए, एक स्पेसिफिक सॉइल चाहिए, कल्टीवेशन एक प्रॉपर टाइप की चाहिए, तभी वो कहीं उग पाएगा। तो अलग अलग क्रॉप्स अलग अलग हिस्सों में उगाए जाते हैं, देखेंगे, हर चीज देखेंगे। सबसे पहले फर्स्ट मेजर क्रॉप पे चलते हैं। एनी गेसेस गाइस? बहुत ज्यादा बात हो गई है इस क्रॉप की ऑलरेडी, अभी तो क्रॉप्स की बारी नहीं आई थी तब भी बात हो गई है इस क्रॉप की, एंड दैट मेजर क्रॉप इज राइस यानी कि चावल। किस किस को चावल बहुत ज्यादा पसंद है? आई थिंक सभी को पसंद है चावल, है ना? और ज्यादातर लोग प्रेफर करते हैं कि वो रोटी की बजाय चावल खाएं। मैं नहीं हूं उनमें से, बट स्टिल आई थिंक बहुत लोग प्रेफर ऐसा करते हैं। आप मेरे को बताइए बच्चों, रोटी आपको ज्यादा खानी पसंद है या चावल ज्यादा खाने पसंद है? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। नाउ राइस जो है, सबसे पहली चीज जो आपको याद रखनी है, व्हाट टाइप ऑफ अ क्रॉप इट इज? इट इज अ खारिफ क्रॉप, यानी कि इसको मॉनसून के ऑनसेट से उगाया जाता है क्योंकि इसको पानी बहुत ज्यादा चाहिए। ठीक है, राइस इज अ खारिफ क्रॉप। हाई टेम्परेचर चाहिए, हाई ह्यूमिडिटी चाहिए, एनुअल रेनफॉल अबव 100 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आपको बात करनी है कि किस तरीके का इसको क्लाइमेट चाहिए। देखो बच्चों, यहां पर ना मैंने एक शॉर्ट फॉर्म भी बनाया है, तो बच्चे मेरे से पूछते रहते हैं कि मैम कोई तो शॉर्ट फॉर्म बता दो हमें लर्न करने के लिए, तो मैंने ना एक शॉर्ट फॉर्म भी बनाया, बट उस शॉर्ट फॉर्म को बिल्कुल एंड में मैं आपको बताऊंगी। पहले हम जरा इसको देख लेते हैं कि है क्या ये क्रॉप असल में। तो चावल को उगने के लिए हाई टेम्परेचर चाहिए, ज्यादा तापमान भी चाहिए,
ह्यूमिडिटी भी चाहिए, ठीक है, ह्यूमिडिटी भी चाहिए थोड़ा। उसी के साथ एनुअल रेनफॉल अबव 100 सेंटीमीटर। अब यहां पर बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज, लेकिन बिल्कुल मैं होने नहीं दूंगी कंफ्यूज, मैं आपको समझाती हूं कि एनुअल रेनफॉल अबव 100 सेंटीमीटर, बिलो दिस, अबव दैट, क्या होता है ये। सपोज किसी भी एरिया की बात हो रही है तो आपको क्या कंसिडर करना है कि वो एरिया एक पूल है, ठीक है, वो एरिया एक पूल है, बरसात हो रही है, और अगर बोला जा रहा है कि वहां पर अबव 100 सेंटीमीटर रेन चाहिए, तो वो पूल है अगर, और वहां पूरे साल बरसात हो रही है, दैट मींस 100 सेंटीमीटर तक वहां पूल में पानी भर जाना चाहिए, या उससे ऊपर तक, ठीक है। ऑब्वियसली कोई भी जगह पूल नहीं है, बट बताया जा रहा है कि उतनी बारिश होनी चाहिए कि अगर वो जगह एक पूल होती तो 100 सेंटीमीटर के ऊपर वहां पानी आता, तब जो है बिल्कुल सही कंडीशन है चावल के उगने के लिए। नहीं तो ये होता है अबव 100 सेंटीमीटर, ठीक है, या कुछ भी सेंटीमीटर करके जब बोलेंगे कि इतना पानी चाहिए, इतनी रेनफॉल चाहिए, तो ये मतलब होता है उस चीज का, मतलब बहुत पानी चाहिए। इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस का, चाइना के बाद में। हम लोग दूसरे नंबर पे आते हैं, हमें सिल्वर मेडल मिलता है बच्चों, चाइना को गोल्ड मेडल मिल जाता है। ऐसे कोई सेरेमनी नहीं हो रही, बट हाँ, क्योंकि चाइना फर्स्ट आता है, चाइना सबसे ज्यादा चावल उगा रहा है। क्यों उगा रहा है पता नहीं। grown in the plains of north and northeastern India, coastal areas and the deltaic regions। बच्चों अब एक और पॉइंटर यहां पर जो आता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, कि रीजन्स, मेन रीजन्स कौन से हैं, मेन एरियाज कौन से हैं, मेन एरियाज जहां पर चावल को उगाया जा रहा है। तो देखो नदर्न प्लेन्स है, नदर्न प्लेन्स वाली पूरी बेल्ट जो आती है हमारी, है ना, पंजाब हरियाणा यूपी वाली, वो पूरे नदर्न प्लेन्स वाली बेल्ट है। नॉर्थ ईस्ट है हमारा, कोस्टल एरिया है, नॉर्थ ईस्ट में, नदर्न प्लेन्स में कोस्टल एरिया जो आपके समुद्री तट का किनारा है वहां पर, और जो डेल्टाइक रीजन्स है वही, जैसे जो समुद्री तट के वहां जो डेल्टा डेल्टा बन रहे हैं वहां पर भी चावल को बहुत ज्यादा उगाया जाता है। तो ये मेन रीजन्स है। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ डेंस नेटवर्क ऑफ कैनाल इरिगेशन ट्यूब वेल्स, इससे चावल उन भी जगहों में उग रहा है जहां पे बारिश कम है। तो यार अगर एक प्रॉपर नेटवर्क आप इरिगेशन का बनाओगे, जहां ट्यूबवेल्स है, वेल्स है, ये सारी चीजें हैं, तो आप चावल उन भी जगहों में उगा पाओगे जहां पर बरसात ज्यादा नहीं होती। बरसात बहुत कम जिन जगहों पे होती है वहां पर भी चावल उग सकता है अगर इरिगेशन बढ़िया तरीके से हो। तो यहाँ पे वही बात करी जा रही है, जैसे पंजाब हरियाणा वेस्टर्न यूपी है, राजस्थान के कुछ हिस्से हैं, तो वहां पे बढ़िया इरिगेशन के थ्रू चावल उग जाएगा। अब आओ ट्रिक बताते हैं, क्या 100 से पहले नहीं कार ड्राइव, क्या 100 से पहले नहीं कार ड्राइव, इससे क्या हमें याद रहेगा, क्या 100 से पहले, मैम ये क्या लिख दिया है आपने, देखो यार अभी तुम्हें समझ में आएगा। तो के का मतलब है कि ये खारिफ क्रॉप है, 100 का मतलब है 100 सेंटीमीटर से ज्यादा इसको रेनफॉल चाहिए, ठीक है। उसके बाद एस से मतलब है कि ये सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है चावल का। उसके बाद बच्चों पहले नहीं कार ड्राइव, पहले नहीं कार ड्राइव का पता है क्या मतलब है, पी का मतलब प्लेन्स ऑफ नॉर्थ, एन का मतलब नॉर्थ ईस्ट, एंड सी का मतलब है कोस्टल एरियाज, और डी का मतलब है डेल्टाइक रीजन्स। तो ये वो 4 मेजर रीजन्स हैं जहां पे चावल को उगाया जाता है। सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है चावल के हम लोग इंडिया, 100 सेंटीमीटर से अबव रेनफॉल चाहिए, और के का मतलब है कि ये खारिफ क्रॉप है। तो अगर आप ये पूरी लाइन याद रखेंगे ना, आपको पूरा चावल याद हो गया है यार, लाइन याद हो गई, क्या 100 से पहले नहीं कार ड्राइव। और अब जो है आपको लर्न हो गया है कि राइस का अगर क्वेश्चन आता है तो आपको लिखना क्या है। तालियां हो जाए इसी बात पे, मैम के लिए हो जाए कमेंट सेक्शन में कि मैम वाओ क्या ट्रिक है, ठीक है। ओके, तो ये ट्रिक रिवील हो गई है, इससे लर्न भी हो जाएगा। ऐसे ही बच्चों देखो ट्रिक्स जो है ना आप भी खुद से बना सकते हो, मैं तो आपको प्रोवाइड ही करूंगी ट्रिक्स, लेकिन आप खुद से भी बना सकते हो क्योंकि मेरे को आप पे भरोसा है, ठीक है। चलिए बहुत ही बढ़िया, बताई है किसी ने, नहीं बताई ना, मैंने बता दी है। चलो यार आ जाओ नेक्स्ट, नेक्स्ट पे आ जाते हैं बच्चों। नेक्स्ट कौन सा क्रॉप है, नेक्स्ट ऑब्वियसली अभी रोटी की इतनी बात कर दी तो वीट है हमारा, गेहूं है। गेहूं जो है बिल्कुल चावल का उल्टा है, क्योंकि चावल खारिफ था, ये एक राबी क्रॉप है बच्चों, ये एक राबी क्रॉप है, क्योंकि ये विंटर जब चालू होती है तब इसको उगाया जाता है। कूल ग्रोइंग सीजन इसको चाहिए, ठंडा चाहिए, ठंडाई चाहिए, ठंडाई वो पीने वाली ठंडाई नहीं, मतलब ठंडक चाहिए उगने के लिए। कूल ग्रोइंग सीजन चाहिए, ब्राइट सनशाइन चाहिए एट द टाइम ऑफ राइपनिंग, यानी कि जब ये पकता है क्रॉप उस टाइम पे इसको धूप भी चाहिए लेकिन ठंडक भी चाहिए। वाह बढ़िया मौसम चाहिए मतलब। उसी के साथ 50 से 75 सेंटीमीटर का रेनफॉल, एनुअल रेनफॉल। उसी के साथ मेजर रीजन्स, तो यहाँ पे बच्चों याद रखेगा कौन से टाइप का क्रॉप है, राबी क्रॉप है, ठीक है, राबी क्रॉप है। उसके बाद इसको कितना 52 से 75 सेंटीमीटर का 75 सेंटीमीटर का रेनफॉल चाहिए।
उसी के साथ मेजर रीजन्स, ठीक है, तो ये हमारा क्लाइमेट का हो गया, ये दोनों चीजें। कूल ग्रोइंग सीजन, ब्राइट सनशाइन, 50 to 75 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल। उसी के साथ मेजर रीजन्स, मेजर वीट ग्रोइंग रीजन्स की अगर बात की जाए कौन से हैं, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। गंगा सतलुज प्लेन नॉर्थ वेस्ट में एंड ब्लैक सॉइल रीजन ऑफ द डेक्कन आर द टू मेन वीट ग्रोइंग रीजन्स ऑफ इंडिया। बच्चों इस पे सेपरेट क्वेश्चन आता है, ध्यान से सुन लो मैम क्या बोल रही हैं। ये दोनों चीजें याद रखनी है। एक तो गंगा सतलुज प्लेन जो है, ठीक है, हमारे नॉर्थ वेस्ट में, वो गंगा सतलुज वाला एरिया, और उसी के साथ जो डेक्कन प्लेट्यू है हमारा, डेक्कन प्लेट्यू वाला जो रीजन है ना, ये वाला, ठीक है, तो डेक्कन प्लेट्यू वाला जो रीजन है, ये रीजन भी एक तरीके से एक मेन वीट ग्रोइंग रीजन है इंडिया के अंदर। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप है, चावल के बाद में मेन फूड क्रॉप है नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में। वहां पे लोग रोटी ज्यादा खाते हैं, चावल कम खाते हैं। नॉर्थ ईस्ट में लोग चावल ज्यादा खाते हैं, रोटी कम खाते हैं, तो इसलिए ये वाली बात करी गई है। नेक्स्ट आ जाते हैं मिलेट्स। थर्ड मेजर क्रॉप हमारा है मिलेट्स, यानी कि हमारा जो मोटा अनाज होता है, जो कि काफी न्यूट्रिशियस भी माना जाता है। और आजकल के टाइम पे जब लोग इतने हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, तो बच्चों लोग प्रेफर करते हैं कि वो ज्वार बाजरे रागी इन सब की रोटियां बना के खाएं। नाउ ज्वार बाजरे रागी इंपॉर्टेंट मिलेट्स हैं, ये कोर्स ग्रेन्स है, बहुत मोटा अनाज है, हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू इनकी होती है, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट आते हैं हम लोग मेज यानी कि भुट्टे पर, ये हमारा फोर्थ मेजर फूड क्रॉप है। तो देखो मैं आपको बताती चल रही हूँ, यही कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको इन क्रॉप्स की लर्न करनी है। अब बच्चों मेज एक इंपॉर्टेंट क्रॉप है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है, कुछ कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। देखो ये वाला सेंटेंस इसका बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेज इज यूज्ड बोथ एज अ फूड एंड अ फॉडर क्रॉप। मतलब लोग इसे खाते भी है भुट्टे को, और लोग जो है इसको फॉडर क्रॉप की तरह भेड़ बकरियों को चारा चरवाने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। खारिफ क्रॉप है, टेम्परेचर 21 से 27 डिग्री का चाहिए, और ये ओल्ड एलुवियल सॉइल में बहुत अच्छे से उगता है। अब आप बच्चों ने मेरे से रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट का चैप्टर पढ़ रखा है, तो आप मुझे कमेंट में बताएंगे, है ना, चिल्ला के नहीं बताएंगे, सिर्फ कमेंट में बताएंगे कि ओल्ड एलुवियल सॉइल का क्या नाम होता है। ठीक है बच्चों, ओल्ड एलुवियल न्यू एलुवियल हमने पढ़ रखा है, ओल्ड एलुवियल सॉइल का क्या नाम है, फटाक से लिख दो कमेंट सेक्शन के अंदर। अब देखो फूड फॉडर क्रॉप, खारिफ क्रॉप 21 से 27 डिग्री, ठीक है, मान लिया ओल्ड एलुवियल सॉइल में ये उग जाता है। सम स्टेट्स जैसे कि बिहार, यहाँ पे मेज इज ग्रोन इन द राबी सीजन ऑल्सो। अब बिहार वाले तो बिल्कुल ही मतलब गजब ही कर देते हैं बच्चों। बिहार में जो क्रॉप एक खारिफ क्रॉप है ना मेज का, उसको राबी सीजन में भी उगा देते हैं। वाह कमाल है। मॉडर्न इनपुट्स जैसे HYV सीड्स, फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन, इन सबका यूज करने से हमने मेज की प्रोडक्शन को इंक्रीज करा। ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है। मेजर मेज प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन से मेजर स्टेट्स है, कर्नाटक, यूपी, बिहार, बिहार तो पढ़ ही लिया था, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और मध्य प्रदेश। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट्स है जहां पर हम लोग भुट्टे की खेती कर रहे हैं। बच्चों बेसिकली आपको ना ये वाला जो फर्स्ट सेंटेंस है और ये सेकंड, ये बहुत अच्छे से याद रखना है, बाकी सब सेट है। चलो आगे देखो, नेक्स्ट मेजर फूड क्रॉप, फोर्थ मेजर फूड क्रॉप है हमारा, फोर्थ है कि फिफ्थ है, भूल गई मैं, नहीं फिफ्थ है ना, अभी मेज फोर्थ था, मिलेट्स भी तो आए थे। तो राइस था, व्हीट था, हमारे मिलेट्स थे, मेज था, और अब फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट लास्ट मेजर क्रॉप है ये विच आर पल्सेस। मुझे पता है कि तुम लोगों को सिर्फ पल्स टॉफी पसंद है, तुम्हें जो है दालें नहीं पसंद, पल्सेस नहीं पसंद। ठीक है, वो बच्चे बहुत अच्छे हैं जो इस टाइम पे बोल रहे हैं नहीं मैम हम तो दाल खा लेते हैं बड़ी खुशी से। वेरी गुड, आपकी मम्मी खुश होंगी आपसे। लेकिन बहुत से लोग नखरे करते हैं दाल खाने में। लेकिन बच्चों दाल एक ऐसी चीज है जो एक बहुत अच्छा प्रोटीन डाइट देती है एक वेजिटेरियन को। बहुत अच्छी प्रोटीन कंटेंट एक वेजिटेरियन डाइट में प्रोवाइड करते हैं पल्सेस। अब अगर हम दालों की बात करें तो इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है, इसका लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है पल्सेस का इन द वर्ल्ड। अभी तक चाइना बाजी मार रहा था, लेकिन दालों के मामले में देख रहे हो, है ना, ऐसी नहीं सबके घर में रोज दाल बनती है। क्यों बनती है? क्योंकि हम लोग सबसे ज्यादा दाल उगा भी रहे हैं, दाल को खा भी रहे हैं। तो वी आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड द कंज्यूमर। ऐसा इसलिए है बिकॉज इंडिया इज अ वेजिटेरियन कंट्री। यहाँ बहुत लोग, मतलब वेजिटेरियन कंट्री नहीं सॉरी, इंडिया इज द कंट्री वेयर देयर आर मेनी वेजिटेरियंस। ठीक है,
दैट इज वाई दालें इतनी ज्यादा उगाई जा रही हैं और खाई भी जा रही हैं। और बच्चों उसी के साथ ये मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन है एक वेजिटेरियन डाइट में। मेजर पल्सेस जो इंडिया में उगाए जाते हैं, मेजर दालें, तूर की दाल, अरहर जो होता है, उड़द, मूंग की दाल, मसूर की दाल, पीस जो आपका मटर है, ग्राम छोले जो है, ये सारे पल्सेस इंडिया में उगते हैं। इनको मॉइस्चर ज्यादा नहीं चाहिए और ये ड्राई कंडीशंस में भी उग जाते हैं। बिल्कुल प्यारे हैं यार, देख रहे हो तुम। उसी के साथ देखो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ना पल्सेस की, वो ये है, दे आर लेग्यूमिनस क्रॉप्स। Except arhar help in restoring soil fertility by fixing nitrogen from the air and therefore they are mostly grown in rotation with the other crop. बच्चों हमारे सारे के सारे pulses except अरहर, अरहर is an exception, अरहर को छोड़ के बाकी सारी दालें नाइट्रोजन फिक्स करती हैं, लेग्यूमिनस क्रॉप्स हैं, तो एयर से नाइट्रोजन लेती हैं, उसको सॉइल में फिक्स करती हैं, और जहां पर भी आप दालों की खेती करेंगे वो मिट्टी जो है फर्टाइल हो जाएगी क्योंकि वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम कर रही हैं। बहुत बढ़िया बात है, बट अरहर नहीं करती, अरहर थोड़ी सी ढीठ है, वो कहती है मैं नहीं करूंगी नाइट्रोजन फिक्स। अब बच्चों क्योंकि दालें नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती हैं, मिट्टी को और फर्टाइल बनाती हैं, इस वजह से भी दालों को बहुत ज्यादा उगाया जाता है दूसरे क्रॉप्स के साथ में भी। तो कोई दूसरा क्रॉप उगाया उसके साथ में दाल भी उगा देते हैं कि यार चलो दाल जो है उग भी जाएगी और सॉइल की फर्टिलिटी को भी रिप्लेनिश करेगी, इसलिए उगा दिया जाता है। मेजर पल्सेस जहां पे उगते हैं वो है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटक। तो बेसिकली मेजॉरिटी नॉर्थ इंडिया के हिस्से हैं, फिर थोड़ा सा महाराष्ट्र और कर्नाटक है साउथ में, ये मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। चलिए पल्सेस के बाद अब हम आ जाते हैं फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स। बच्चों फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स मतलब ऐसे फूड क्रॉप्स जो अनाज नहीं है। तो कौन से फूड क्रॉप्स हैं ये? सबसे पहले आ गया है शुगर केन, यानी कि आपका गन्ना। अब चीनी तो हर किसी को पसंद है, और चीनी कैसे बनती है? शुगर केन से ही बनती है, गन्ने से ही बनती है। अभी अभी हमने पढ़ा था कि गन्ना जो है शुगर केन को कितना टाइम लगता है फुल्ली उगने में? कमेंट सेक्शन में बताइए कितना टाइम लगता है गन्ने को फुल्ली ग्रो करने में, है ना, उगने में ना। ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्रॉप है, मतलब कि जैसे अर्थ में ये ट्रॉपिकल रीजन होता है, फिर ये सब ट्रॉपिकल है, तो इस रीजन में पर्टिकुलरली शुगर केन को उगाया जाता है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में। हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट में उगता है, तो थोड़ा मॉइस्चर भी रहना चाहिए, गर्मी भी रहनी चाहिए। 21 से 27 डिग्री का टेम्परेचर, 75 सेंटीमीटर की एनुअल रेनफॉल, 75 से 100 सेंटीमीटर की एनुअल रेनफॉल। तो दिस इज द क्लाइमेट जिस क्लाइमेट में हमारा गन्ना उगेगा। Irrigation required in the regions of low rainfall, can be grown on a variety of soil, needs manual labor from sowing to harvesting. बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो देखो इरिगेशन यानी कि पानी जो है आपको इरिगेट इसको करना पड़ेगा उन सभी रीजन्स के अंदर जहां पे बरसात ज्यादा नहीं होती है। साथ ही में बहुत अलग अलग मिट्टी पे उग जाता है, अलग अलग टाइप की मिट्टी पे भी उग जाता है। और लेकिन एक चीज में गन्ना काफी डिमांडिंग है कि इसको मैनुअल लेबर चाहिए। जब से आप इसके क्रॉप को सो कर रहे हो टिल द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग इट नीड्स लेबर एट एवरी स्टेज। थोड़ा डिमांडिंग है। इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ब्राजील के बाद में, तो सबसे ज्यादा शुगर केन प्रोड्यूस होती है ब्राजील में। हम यहां पर भी दूसरे नंबर पे आ रहे हैं, एक दालों के मामले में जीत रहे हैं बच्चों हम, ठीक है। मेन सोर्स है शुगर केन, शुगर केन से ही शुगर चीनी बनती है, गुड़ बनता है, खंडसारी जो देसी चीनी है वो बनती है, मोलासिस जो एक शुगरी पेस्ट होता है ब्राउन से कलर का वो बनाया जाता है। तो ये सारी चीजें जो है गन्ने से ही बन रही है। मेजर शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है यूपी, महाराष्ट्र। अब तो महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा खेती होने लग गई, वैसे यूपी बिहार में सबसे ज्यादा होती थी, ठीक है। बिहार, पंजाब, हरियाणा ये सब भी है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो दीज आर द मेजर शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। तो यार ये ना देखो चैप्टर काफी फैक्चुअल है। मैं आपको यही रेकमेंड करूंगी कि आप लोग जितने भी ये क्रॉप्स हैं इनको अगर लर्न करना है आप लोगों को, कौन कौन से करने हैं मैं वो भी बताऊंगी, लेकिन अगर आपको इन्हें लर्न करना है तो आपने एक टेबल बना लीजिए। और उस टेबल के अंदर आपको करना क्या है, आपको सिंपली वहां पर इस तरीके से क्रॉप का नाम लिखना है। जो भी क्रॉप है उसका नाम लिखोगे आप, ठीक है, जो भी क्रॉप है वट एवर द क्रॉप इज। उसके बाद आप लिखोगे कौन सा टाइप है ये, ठीक है। टाइप के बाद आप लिखोगे क्लाइमेट क्या इसको चाहिए, ठीक है, फैक्ट क्या है और मेजर एरियाज क्या हैं। इस तरीके से आप जो है उस टेबल को बनाओगे तो कौन से टाइप का क्रॉप है, खारिफ है या राबी है, वो लिखोगे आप। क्या क्लाइमेट चाहिए, रेनफॉल कितनी चाहिए,
हॉट, ह्यूमिड, क्या चाहिए वो सब लिखोगे। फैक्ट लिखोगे, कोई भी इंपॉर्टेंट या इंटरेस्टिंग फैक्ट की फूड एंड फॉडर क्रॉप है, या फिर ये क्रॉप जो है मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन है वेजिटेरियन डाइट में, तो वो फैक्ट लिखोगे। मेजर एरियाज मतलब कौन कौन से स्टेट्स है, कौन कौन से स्टेट्स है जहां पर इसको उगाया जाता है, रीजन कौन सा है। तो इस तरीके से ना आप एक टेबल बना लो हर एक क्रॉप के लिए, जिससे कि आपको बहुत आसानी रहेगी उस क्रॉप को लर्न करने में। करोगे ना ये काम। चलो बच्चों, अब जरा आ जाते हैं शुगर केन के बाद हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं ऑयल सीड्स की बात करने, यानी कि ऐसे बीज जिससे तेल निकलता है। कौन से ऑयल सीड्स हैं? देखो 2018 में इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था ग्राउंडनट। ग्राउंडनट यानी कि आपकी मूंगफली का। मूंगफली, मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे नाना नहीं। ये सबने खेला होगा। कौन सी गेम होती थी वो? आओ मिलो। देखो, पता नहीं यार आजकल के बच्चे खेलते भी हैं ये सब की नहीं, हमने तो अपने बचपन में बहुत खेला है ये सब। 2018 इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था ग्राउंडनट का चाइना के बाद। फिर से चाइना ने बाजी मार ली है। ऐसे लग रहा है कोई ओलंपिक की गेम चल रही है और हम सेकंड ही आए जा रहे हैं। इन द रेपसीड प्रोडक्शन, तो रेपसीड जो ये वाला होता है, इसकी प्रोडक्शन में इंडिया थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था कनाडा और चाइना के बाद। भाई चाइना तो किसी को छोड़ ही नहीं रहा, चाइना हर चीज में नंबर 1 अव्वल आ रहा है। मेन चाइना, ये चाइना है या शर्मा जी का बेटा है, हमें समझ नहीं आ रहा। मेन ऑयल सीड्स प्रोड्यूस्ड इंडिया में कौन कौन से ऑयल सीड्स की प्रोडक्शन होती है? ग्राउंडनट, मस्टर्ड, कोकोनट, तिल, सोयाबीन, कैस्टर सीड्स, कॉटन सीड्स, लिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स। तो ये सारे सीड्स इंडिया में उग रहे हैं। मैक्सिमम ये एडिबल होते हैं, खा भी सकते हो आप, और इनको खाना बनाने के लिए भी इस्तेमाल करा जाता है। अलग अलग तेल जो है बच्चों, आप सरसों के तेल को, बाकी जो तेल है इनका आप इस्तेमाल करते हो ना खाना बनाने में। सम ऑफ दीज यूज्ड एज रॉ मटेरियल इन द प्रोडक्शन ऑफ सोप, कॉस्मेटिक्स एंड ऑइंटमेंट्स। और कुछ कुछ को खाना बनाने के लिए नहीं, कुछ कुछ को एक तरीके से एक रॉ मटेरियल की तरह डिफरेंट इंडस्ट्रीज में भी यूज करा जाता है। जैसे कि साबुन बनाने में, कॉस्मेटिक्स जो आपके ब्यूटी कॉस्मेटिक्स हैं, या फिर जो ऑइंटमेंट है, जो ऐसे दवाई क्या बोलते हैं, मरहम, व्हाट डू यू कॉल इट, ऑइंटमेंट है ना, तो जिससे ठीक होते हैं, ऑइंटमेंट है ना, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, तो ऑइंटमेंट वगैरह के लिए भी इसका इस्तेमाल करा जाता है। अब सबसे ज्यादा जिस ऑयल सीड की प्रोडक्शन इंडिया में होती है दैट इज ग्राउंडनट, यानी कि मूंगफली। एक खारिफ क्रॉप है ग्राउंडनट, एंड हाफ ऑफ द मेजर ऑयल सीड्स जितने इंडिया में प्रोड्यूस हो रहे हैं उसमें आधे तो ग्राउंडनट को ही प्रोड्यूस करा जा रहा है। मतलब कि बच्चों टोटल जो ऑयल सीड्स की प्रोडक्शन हो रही है उसमें से 50% प्रोडक्शन तो सिर्फ ग्राउंडनट की ही हो रही है, और ग्राउंडनट एक खारिफ क्रॉप है। गुजरात लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था ग्राउंडनट का, फॉलोड बाय राजस्थान एंड तमिलनाडु इन 2019-20। सबसे ज्यादा गुजरात में, उसके बाद राजस्थान और फिर तमिलनाडु। इस तरीके से ग्राउंडनट की प्रोडक्शन हो रही थी। लिंसीड और मस्टर्ड ये राबी क्रॉप्स हैं। सेसेमम जो तिल होता है वो एक खारिफ क्रॉप है नॉर्थ में, और एक राबी क्रॉप है साउथ में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं कि लिंसीड और मस्टर्ड सीड्स राबी क्रॉप से, और सेसेमम जो तिल है वो नॉर्थ इंडिया में खारिफ क्रॉप है और साउथ इंडिया में राबी क्रॉप है। अलग अलग सीजन में उसको उगाया जाता है। कैस्टर सीड्स को राबी और खारिफ क्रॉप दोनों ही उसमें उगा दिया जाता है। चलो बहुत ही बढ़िया। इसके बाद आ गए हैं बच्चों हम बात करने के लिए, हमने इधर लिखा है टी। अब देखो बच्चों, अब हम आ गए हैं बात करने के लिए हमारे दो बड़े ही इंपॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप्स की। बेवरेज क्रॉप समझते हो, जिसको खाते नहीं है, जिसको पीते हैं, पीने से सेवन करते हैं इसका। चाय है, कॉफी है, जिसके बिना कुछ लोगों का गुजारा ही नहीं हो पाता, जैसे कि मैं। ठीक है बच्चों, मुझे तो दिन में चाहिए, चाय चाहिए। रात को अगर मेरे को पढ़ाई करनी है, कुछ भी करना है, मेरे को कॉफी चाहिए। एग्जाम टाइम पे हो चाहे वैसे हो, रात को जगने के लिए पता नहीं कॉफी बहुत बढ़िया काम करती है। आई वुड नॉट रिकमेंड इट, बट हाँ जी, अगर आपको बिल्कुल रात में बढ़िया पढ़ाई करनी है तो कॉफी पियो, मजा आ जाता है। चलिए देखिए, सबसे पहले चाय की बात करते हैं बच्चों। टी कल्टीवेशन एक प्लांटेशन एग्रीकल्चर का एग्जांपल है। हमने पढ़ा भी था कि इसको जो है प्लांटेशंस जो बड़ी बड़ी होती है वहां पर इसको उगाया जाता है। इंपॉर्टेंट, अब देखो यार एक चीज जो मैं यहाँ पर आपको बताऊंगी, कौन कौन से क्रॉप्स अगर मैं बोलूं कि जो एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा आते हैं, तो नोट कर लीजिए। एक है राइस, एक है व्हीट, एक है मेज, और एक है टी। ठीक है, 4 of these I would recommend कि you learn it by heart। फिर से बोल रही हूँ, राइस, व्हीट, मेज एंड टी। ओके, टी पे भी क्वेश्चन बहुत बारी आता है। दैट्स द टी, ओके, दैट्स द टी दैट आई एम स्पिलिंग। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप है, इसे आप पीने में ऑब्वियसली यूज करते हो। इनिशियली इसको ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस करा था। हम सभी को लगता है कि चाय तो इंडियंस ही पीते हैं, बट नहीं बच्चों, इसको असल में इंट्रोड्यूस ब्रिटिशर्स ने करा था जब वो हमारे इंडिया पे कब्जा करके बैठे थे।
टुडे मोस्टली जो टी प्लांटेशंस है ये इंडियंस द्वारा ही ओन करी जाती है, बट हमें चाय इतनी पसंद आ गई कि आज की डेट में सबसे ज्यादा टी प्लांटेशंस हम इंडियंस के पास ही हैं। टी प्लांट ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में उगता है, डीप फर्टाइल वेल ड्रेन, ये इसका पूरा क्लाइमेट इसको जो चाहिए, ठीक है। तो ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन, डीप फर्टाइल वेल ड्रेन सॉइल, अच्छा खासा पानी पड़ा होना चाहिए उस मिट्टी पे, फर्टाइल सॉइल है, वेल ड्रेन सॉइल है, ह्यूमस जो है जो ऑर्गेनिक मैटर है उसमें भी रिच होना चाहिए, मतलब फर्टाइल होना चाहिए। टी बुशेस जो हैं, जो चाय की पत्तियां हैं, इनको वार्म मॉइस्ट फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट चाहिए थ्रू आउट द ईयर, गर्माइश चाहिए और फ्रॉस्ट फ्री, ठंड बर्फ वगैरह ये सब चीजें नहीं चलेंगी पूरे साल के दौरान उगने के लिए, ठीक है। इनको वार्म मॉइस्ट फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट चाहिए बच्चों, इसलिए तो चाय की खेती आसाम में, वहां बंगाल साइड में होती है। फ्रीक्वेंट शावर्स इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द ईयर, पूरे साल के दौरान इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड शावर्स चाहिए, पूरे साल में बारिश पड़ती रहनी चाहिए, पड़ती रहनी चाहिए। टी लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, बहुत सारी लेबर आपको चाहिए बच्चों। अगर आपने कभी चाय के बागान की फोटो भी देखी होगी तो वहां पर औरतें है ना क्या कर रही हैं, जैसे टी जो लीव्स होती हैं उसको पकड़ पकड़ के ऐसे भर रही होती है अपनी बास्केट में। तो ना बेसिकली बहुत सारी लेबर चाहिए होती है, बहुत सारी, और सस्ती भी चाहिए होती है, स्किल्ड भी चाहिए होती है और अबंडेंट, तो बहुत सारी भी चाहिए, सस्ती भी चाहिए, स्किल्ड लेबर भी चाहिए। तो इसी वजह से माइग्रेट करके लेबर्स को बुलाया जाता है दूर दराज के एरिया से काम करने के लिए। टी को प्रोसेस भी टी गार्डन में ही कर दिया जाता है उसकी फ्रेशनेस को बरकरार रखने के लिए। तो जहां चाय उग रही है वहीं पर ही साइड में थोड़ी सी इंडस्ट्री है, वहीं पर उसकी प्रोसेसिंग भी कर दी जाती है ताकि वो फ्रेश रहे। मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑब्वियसली आसाम है, दार्जिलिंग के हिल्स हैं, जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला, ये कुछ इंपॉर्टेंट हिस्से हैं जहां चाय को उगाया जाता है। इनके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, ये भी हैं। बट बच्चों आपको याद वही 3-4 रखने हैं, जैसे आप यहाँ पे आसाम, हिल्स ऑफ दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी और बंगाल का नाम याद रख सकते हो, बस 4 चीजें याद रखो, दैट इज इट। फिर आती है बात कॉफी की। ऑब्वियसली अब आप लोग मुझे ये भी बताइए कि आप लोग एक टी पर्सन है या कॉफी, लाइक व्हाट डू यू प्रेफर, चाय या कॉफी? मैं पिला नहीं रही हूं, बस मैं पूछ रही हूँ। कॉफी की बात करें तो बच्चों इंडियन कॉफी वर्ल्ड में अपनी अच्छी क्वालिटी के लिए जानी जाती है। हमारे यहाँ पे अराबिका वेराइटी प्रोड्यूस करी जाती है जो कि इनिशियली येमेन से लाई गई थी। तो कौन सी वैरायटी की कॉफी प्रोड्यूस करी जाती है? अराबिका वैरायटी। कहां से लाई गई थी? येमेन से लाई गई थी। ये वैरायटी पूरे वर्ल्ड में बहुत ज्यादा डिमांड में है, बहुत ही ज्यादा डिमांड में है ये वैरायटी। इनिशियली इसका जो कल्टीवेशन, इसकी जो खेती है, बाबा बुदान हिल्स में चालू करी गई थी और आज भी इसकी कल्टीवेशन वहीं पे ही कन्फाइंड है, वहीं पे भी लिमिटेड है, जैसे कि नीलगिरी, कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु में, यहीं पे आज भी खेती होती है। देखो यार, यहाँ पर 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अराबिका वैरायटी ऑफ कॉफी इनिशियली लाई गई येमेन से, जो कि इंडिया में प्रोड्यूस होती है, और दूसरी चीज कि इसकी कल्टीवेशन इंट्रोड्यूस करी गई थी बाबा बुदान हिल्स में। ये 2 पॉइंट्स तो आपको कॉफी में याद रखने ही रखने हैं, बाकी चाहे सब भूल जाओ, बट ये 2 पॉइंट्स तो आपको याद रखने ही हैं। तो ये थी कॉफी, और इसी के साथ बच्चों अब हम आ गए हैं हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स पे। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स क्या होते हैं? हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स आर द फ्रूट्स एंड द वेजिटेबल्स। ओके, लुक एट इट। 2018 में इंडिया वाज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। तो 2018 में अगर बात करी जाए फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की प्रोडक्शन की, तो कोई नई बात नहीं है, यहां पर भी चाइना जो है अव्वल आ गया है और हम दूसरे नंबर पे आ गए हैं। साथ ही में इंडिया ट्रॉपिकल टेम्परेट फ्रूट सारे उगाता है। जैसे कि बच्चों देखो, रीजन की अलग अलग स्पेशलिटी है। अब आप लोग मुझे बताइएगा कि आपके रीजन में कौन सा फल या सब्जी सबसे ज्यादा पॉपुलर है, ठीक है। जैसे कि मैंगो जो है, जो अल्फोंसो मैंगो आता है, महाराष्ट्र में काफी पॉपुलर है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल के मैंगोज पॉपुलर है। ऑरेंजेस सबसे ज्यादा नागपुर के पॉपुलर हैं, चेरापूंजी मेघालय के भी। बनानास जो है, केला सबसे ज्यादा कहाँ? केरला में उगता है, मिजोरम, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, यहाँ के बनानास पॉपुलर है। लीची गुआवा यूपी बिहार का, पाइन मेघालय के, ग्रेप्स जो अंगूर हैं वो अंगूर तो खट्टे हैं बट यहाँ के मीठे हैं आई थिंक, ग्रेप्स आंध्र प्रदेश के, तेलंगाना के, महाराष्ट्र के, एप्पल्स, पियर्स, एप्रिकॉट्स, वॉलनट्स, ये सारी चीजें जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश की बहुत ज्यादा डिमांड में है ऑल ओवर द वर्ल्ड, एंड स्पेशलिटी है इन सभी जगहों की ये पर्टिकुलर फ्रूट्स। फिर बात कर लेते हैं लास्ट हमारे जो कि नॉन फूड क्रॉप्स हैं उनकी। तो बच्चों ये सारे वो क्रॉप्स हैं जो कि हम खाते नहीं हैं, जिनका हम सेवन नहीं करते, लेकिन जिनको हम उगा रहे हैं। तो सबसे पहले है आपका रबर। देखो इस तरीके से रबर ऑब्टेन करा जाता है, वाओ अमेजिंग। इक्वेटोरियल क्रॉप है,
लेकिन स्पेशल कंडीशंस में इसको ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स में भी उगा लिया जाता है। तो बच्चों ये वैसे तो एक इक्वेटोरियल क्रॉप है, मतलब इक्वेटोरियल रीजन में इसको उगाया जाता है, बट स्पेशल कंडीशंस में इसको ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन में भी आप उगा लेते हो। उसी के साथ मॉइस्ट ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, रेनफॉल 200 सेंटीमीटर से ज्यादा, टेम्परेचर 25 डिग्री से ऊपर। दिस इज द क्लाइमेट दैट इट रिक्वायर्स। गर्मी चाहिए, गर्माइश चाहिए भाई बहुत, और बारिश भी बहुत चाहिए, बारिश तो बहुत ही ज्यादा चाहिए। रबर एक इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल है, इसको जो है बच्चों रबर बनाने के लिए ऑब्वियसली यूज करा जाता है इंडस्ट्रीज में। साथ ही में मेनली केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक और अंडमान निकोबार में और गारो हिल्स मेघालय में इसको ग्रो किया जाता है। तो ये मेनली वो रीजन्स हैं जहां पर हमारे रबर को ग्रो करा जाता है। नेक्स्ट आता है आपका फाइबर क्रॉप्स, जिससे आप कपड़े बनाते हो। कौन कौन से फाइबर क्रॉप्स हैं? आपका कॉटन है, जूट है, उनकी बात करेंगे। कॉटन, जूट, हेम्प, नेचुरल सिल्क। तो बच्चों हेम्प भी एक प्लांट है जिससे कि कपड़ा बनाने में, फाइबर बनाने में काम आता है, और नेचुरल सिल्क। अच्छा, सिल्क की अगर बात करें हम, तो सिल्क आपको पता है ना, सेरीकल्चर के थ्रू हम लोग उसको ऑब्टेन करते हैं। कुकून्स है वो मलबरी लीव्स पे फीड करते हैं, सॉरी हमारे सिल्क वॉर्म्स जो हैं, सिल्क वॉर्म्स, ये सारे सिल्क वॉर्म्स जो हैं ये मलबरी लीव्स पे फीड करते हैं। तो और उसके बाद ये कुकून बिल्ड करते हैं, फिर उसी कुकून से ही सिल्क को ऑब्टेन करा जाता है। तो ये 4 मेजर फाइबर क्रॉप्स है जिनको इंडिया में उगाया जाता है। पहले जो 3 है, कॉटन, जूट, हेम्प, इनको तो क्रॉप से ऑब्टेन करा जाता है, लेकिन जो सिल्क है इसको कुकून से ऑब्टेन करा जाता है ऑफ द सिल्क वॉर्म्स दैट फीड ऑन द मलबरी लीव्स। ठीक है, सिल्क वॉर्म को रेयर करना, सिल्क वॉर्म को ऐसे पूरा रखना, मलबरी लीव्स पे फीड करवाना, ये तो ये उनकी रेयरिंग है। एंड ये सब इसलिए करा जाता है ताकि हम सिल्क को प्रोड्यूस कर सके, सिल्क फाइबर को ऑब्टेन कर सके। इसको सेरीकल्चर बोला जाता है बच्चों, इस प्रोसेस को। सेरीकल्चर इज द रेयरिंग ऑफ द सिल्क वॉर्म्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क, ओके, टू ऑब्टेन सिल्क। ठीक है, चलिए उसके बाद जरा बात करते हैं सबसे पहले कॉटन क्रॉप की। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रॉप है। अच्छा, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्रॉप है बच्चों, इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है। टी के बाद ये भी एक इंपॉर्टेंट है, इस पे भी सवाल आ सकता है। तो कॉटन जो है, अगर हम बात करें, इंडिया इज बिलीव टू बी द ओरिजिनल होम ऑफ द कॉटन प्लांट। मतलब कि ये माना जाता है कि ओरिजिनली कॉटन की खेती चालू ही इंडिया में की गई थी। कॉटन मेन रॉ मटेरियल है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का। तो जिस इंडस्ट्री में कॉटन का कपड़ा बनता है उसके लिए मेन रॉ मटेरियल है आपको कॉटन चाहिए, यानी कि कपास। कपास की बात की जा रही है। 2017 में इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था चाइना के बाद। ये तो याद ही कर लो यार, हर किसी का याद कर लो, चाइना के बाद ही आ रहे हैं हम। कॉटन जो है, ड्रायर पार्ट्स ब्लैक कॉटन सॉइल ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू, इस रीजन में उगाया जाता है। दिस इज द मेन रीजन, यानी कि बच्चों ये वाला पूरा ब्लैक सॉइल जो रीजन है आपका डेक्कन प्लेट्यू वाला, यहाँ पर कॉटन की खेती सबसे ज्यादा करी जाती है। हाई टेम्परेचर, ज्यादा तापमान, लाइट रेनफॉल, 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज, बिना बर्फ के 210 दिन चाहिए, एंड ब्राइट सनशाइन चाहिए ग्रोथ के लिए। तो दिस इज द क्लाइमेट which is required for the production of cotton. आगे चले तो ये खारिफ क्रॉप है, 6 से 8 महीने इसको पूरे तरीके से पकने के लिए लगते हैं। मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स वही डेक्कन डेक्कन प्लेट्यू वाले आएंगे। ब्लैक सॉइल रीजन जो है बच्चों, महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी, कर्नाटक। देखो महाराष्ट्र, गुजरात और एमपी वो तो वहीं पे ही आ जाता है आपका। फिर फिर कर्नाटक जो बिल्कुल नीचे की, तो ये सारा वो रीजन हो गया आपका डेक्कन ट्रैप। 4 नाम याद रखो, काफी है। फिर आंध्र प्रदेश भी है, तेलंगाना भी है, तमिलनाडु भी है, पंजाब, हरियाणा, यूपी, इन सब जगह पे भी कॉटन को उगा दे रहे हैं। बट मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स क्या है? महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश एंड कर्नाटका। ये 4 स्टेट्स का नाम तो याद ही रखना। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट हमारे फाइबर क्रॉप पर, जो कि है जूट। जूट बच्चों गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है। इस पे सवाल पूछ लिया जाता है कि कौन सा ऐसा क्रॉप है जिसको हम लोग गोल्डन फाइबर के नाम से जानते हैं, क्योंकि कलर में ही ये गोल्डन गोल्डन है। ऐसे जब वो लड़कियां बाल अपने नहीं रंगवा लेती बिल्कुल गोल्डन, वैसा ही लग रहा है। तो दिस इज जूट। जूट जो है वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल्स पे उगता है इन द फ्लड प्लेन्स वेयर द सॉइल्स आर रेन्यूड एवरी ईयर। जूट को उगने के लिए बहुत पानी चाहिए, और बच्चों जूट जो है वेल ड्रेन, बिल्कुल जहां पानी पड़ा हुआ है, फर्टाइल सॉइल है, उसमें उगेगा। और वो भी उन जगहों पे जहां पे हर साल बाढ़ आती है और जहां पे सॉइल रेन्यू होता है हर साल। अब जब बाढ़ आती है, रिवर जो अपने बैंक्स को ओवरफ्लो करता है, तो उसमें जो वो सेडिमेंट्स होते हैं वो डिपॉजिट कर देता है ना, जिस जगह पे, जिस सॉइल को वो हर साल रेन्यू कर देता है जब बाढ़ आती है, उस मिट्टी पे सबसे ज्यादा इसको उगाया जाता है। हाई टेम्परेचर चाहिए इसको ग्रोथ के दौरान। वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा जूट की खेती होती है। बिहार, आसाम, ओडिशा, मेघालय मेजर जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। जूट से क्या क्या बनता है बच्चों? गनी बैग्स, जो बचपन में सैक रेस करते थे ना हम लोग। आप कभी किसी किराने की दुकान पे जाते हैं तो वहां पर भी बड़े बड़े
ऐसे जूट के उसमें चावल पड़े होते हैं, बहुत चीनी पड़ी होती है किसी में, तो वो गनी बैग्स होते हैं जिससे बचपन में आप सैक रेस करते थे। गनी बैग्स, मैट्स, मैट्स भी बनते हैं, रस्सी जो है रोप बनती है, यान धागा बनता है, कारपेट बनते हैं, दूसरे आर्टिफैक्ट्स भी बनते हैं। लेकिन क्योंकि जूट को बनाने में बहुत ज्यादा पैसा लगता है, हाई कॉस्ट लगती है और फिर महंगाई बेचा जाता है, इट इज लूजिंग इट्स मार्केट टू सिंथेटिक फाइबर्स एंड पैकिंग मटेरियल, पर्टिकुलरली नायलन। तो इस वजह से बच्चों लोग प्रेफर करते हैं कि वो नायलन का सामान खरीद ले इंस्टेड ऑफ जूट, क्योंकि नायलन सस्ता पड़ता है और जूट महंगा पड़ता है, और इसलिए जूट अपनी मार्केट को लूज करता जा रहा है। दिक्कत तो ये है। ऑल राइट, नाउ नाउ वी हैव एक्चुअली रीच्ड द वेरी लास्ट थिंग in our chapter, which is reforms that are required in agriculture. बड़ी गजब की बात है कि यहाँ पर हम रिफॉर्म्स तक हमारी गाड़ी पहुंच गई है। एंड यहाँ पे पूछा जा रहा है कि why the need for reforms? रिफॉर्म हमें चाहिए क्यों? क्यों चाहिए रिफॉर्म्स? हाँ, तो यहाँ पर रिफॉर्म्स हमें क्यों चाहिए? देखिए, sustained use of land without compatible techno-institutional changes have hindered the pace of agricultural development. Most of the farmers in large parts of the country still depend upon monsoon natural fertility in order to carry on their agriculture, and agriculture provides livelihood for more than 60% of the population. बच्चों यहाँ पे देखो बात क्या हो रही है। रिफॉर्म यानी कि बदलाव की जरूरत क्यों है? जब हम रिफॉर्म की बात करते हैं तो रिफॉर्म होता है चेंज, रिफॉर्म होता है बदलाव। क्यों चाहिए बदलाव, क्यों चाहिए चेंज? क्योंकि दिक्कत है, इतने सारे लोगों के पेट भरने के लिए एग्रीकल्चर एकमात्र सहारा है। लोग इतने ज्यादा डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर पे, जो लोग काम कर रहे हैं वो भी डिपेंडेंट है, और जो लोग जिनको खाना खाना है वो भी डिपेंडेंट है। और हो क्या रहा है, दिक्कत ये हो रही है कि आप ना जमीन को इस्तेमाल करते चले जा रहे हो, करते चले जा रहे हो, उसमें चेंजेस आप ला नहीं रहे। सस्टेन्ड यूज ऑफ लैंड, बहुत ज्यादा इस्तेमाल करा लैंड का, उसमें टेक्नो इंस्टीट्यूशनल कोई भी चेंजेस नहीं लाए, जिसकी वजह से वो जमीन एक समय के बाद में फर्टाइल ही नहीं रहेगी, वो आपको प्रोडक्शन करके दे ही नहीं पाएगी, तो दिक्कत होगी। तो इससे एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट नहीं होगी, क्रॉप्स नहीं प्रोड्यूस कर पाओगे, आप इनकम नहीं जनरेट कर पाओगे, लोग खाना नहीं खा पाएंगे। दिक्कत है, पूरी कंट्री को दिक्कत है। मोस्ट फार्मर्स पूरी कंट्री के अंदर आज भी वो नेचुरल तरीकों पर डिपेंडेंट रहते हैं कि बारिश आएगी तो पानी मिलेगा मॉनसून से, फर्टिलिटी रहेगी तो क्रॉप उगेंगे, ठीक है। लेकिन क्या आप नेचुरल चीजों पे डिपेंडेंट रहकर आज के टाइम पे खेती कर सकते हो? नहीं कर सकते, क्योंकि उससे उतनी प्रोडक्शन हो ही नहीं पाएगी। उसी के साथ साथ एग्रीकल्चर क्योंकि इतने सारे लोगों का जीवन चलाता है, पेट भरता है, तो इसलिए उसमें रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है। दो टाइप के रिफॉर्म्स की हम बात करेंगे, एक होंगे टेक्नोलॉजिकल जो तकनीकी रिफॉर्म्स होंगे, और एक होंगे कि अपने इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर्स में ही इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स जो आप लेकर आए। अब बात इसकी थोड़ी हिस्ट्री की करते हैं। एक टाइम पे बच्चों कलेक्टिवाइजेशन, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स, कोऑपरेशन, अबॉलिशन ऑफ जमींदारी, ये सारी चीजें लाई गई थी इनिशियली इंडिपेंडेंस के बाद में, जिससे कि एग्रीकल्चर में बदलाव लाने की कोशिश करी थी। कलेक्टिवाइजेशन क्या होता है, या कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स, कि जैसे फार्मर अलग अलग खेती कर रहे हैं, कोई इधर कर रहा है, कोई इधर कर रहा है, कोई इधर कर रहा है, तो बोला चाहता था कि आप सब ना एक बड़े फार्म में ही आ जाओ, सारे मिलके खेती करो, जैसे कलेक्टिव फार्म होल्डिंग, या कंसोलिडेट कर दिया सभी को, ताकि सब मिलके खेती करो, जिससे कि ज्यादा प्रोडक्टिविटी हो पाएगी। कोऑपरेशन वही सेम चीज है। एंड अबॉलिशन ऑफ जमींदारी, अबॉलिशन ऑफ जमींदारी, पहले क्या होता था, जमींदारी सिस्टम चलता था, जहां पे जो हमारे बड़े बड़े जमींदार थे, लैंड ओनर्स थे, उनकी बड़ी बड़ी जमीनें होती थी, और वो उस जमीन पे काम करने के लिए लेबर को हायर करते थे, लेबर को बुलाया करते थे। बट फिर क्या हुआ बच्चों, जमींदारी सिस्टम को हटा दिया, लिमिट कर दिया, है ना, लैंड रिफॉर्म लेकर आ गए, लिमिट कर दिया आपने कि किसी इंसान के पास कितनी जमीन रह सकती है। तो उस लैंड रिफॉर्म के चक्कर में बहुत से लोगों को अपनी जमीनों को गिव अप करना पड़ा, जिससे कि मैक्सिमम जो बाकी लैंडलेस फार्मर्स थे उन्हें भी जमीनें मिली। तो इन सब चीजों को लाया गया था, रिफॉर्म्स लाए गए थे। फर्स्ट 5 ईयर प्लान का तो यही मेन फोकस था। लेकिन इसके बाद हम लोग देखते हैं बच्चों कि गवर्नमेंट जो है 1960s 70s में भी कुछ एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स को लेकर आती है, जैसे कि ग्रीन रेवोल्यूशन और व्हाइट रेवोल्यूशन। व्हाइट रेवोल्यूशन डेयरी प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, और ग्रीन रेवोल्यूशन आपकी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए। लेकिन होता क्या है, इसमें बहुत बड़ी लिमिटेशन थी, इसमें बहुत बड़ी कमी ये थी कि ग्रीन रेवोल्यूशन के आने से HYV सीड्स आए। HYV सीड्स को वही फार्मर यूज कर सकता था जो जिसके पास बहुत पैसा था, क्योंकि HYV सीड्स उपज तो आपकी बढ़ाएंगे, एक ही क्रॉप पे और अनाज आएगा, लेकिन ये सब चीजें होने के लिए आपको फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, बहुत सी चीजें खरीदनी पड़ेंगी, और वो वही इंसान खरीद सकता है जिसके पास काफी पैसा था। तो ग्रीन रेवोल्यूशन से ऑल्दो
प्रोडक्शन इंक्रीज हुई, H5 सीड्स को लोगों ने यूज करा, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करा, लेकिन सिर्फ वही लोग उसका फायदा उठा पाए जिनके पास बहुत पैसा था। ठीक है, सो इट वाज मतलब समथिंग जिसका इंपैक्ट काफी लिमिटेड रहा। जो पंजाब, हरियाणा, वेस्ट यूपी, जहां प्रॉस्परस फार्मर्स, बहुत पैसे वाले किसान थे, वही उसका फायदा उठा पाए, बाकी लोग फायदा नहीं उठा पाए। और व्हाइट रेवोल्यूशन में भी यही सब चीज हमें देखने को मिलती है, जिसको ऑपरेशन फ्लड भी बोला जाता था। नाउ इसी वजह से 1980s और 90s में एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम लाया जाता है लैंड डेवलपमेंट का, जहां पर दोनों ही इंस्टीट्यूशनल और टेक्निकल रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस करा गया। अब बच्चों आपको याद रखना है कि रिफॉर्म्स पहले भी आए हैं। अगर हम 60s 70s की बात करें तो ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन जैसे रिफॉर्म्स पहले भी आए हैं, लेकिन उसका इंपैक्ट क्योंकि बहुत लिमिटेड था, इस वजह से 80s और 90s में इंस्टीट्यूशनल और टेक्निकल रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस करा जाता है। अब क्या क्या है ये रिफॉर्म्स, चलिए एक एक करके इनको समझते हैं। फर्स्ट चीज है यहां पर प्रोविजन फॉर क्रॉप इंश्योरेंस अगेंस्ट ड्रॉट, फ्लड, साइक्लोन, फायर एंड डिसीज। तो यार देखो, जब एक किसान खेती करता है ना, तो वो काफी अनसर्टेनिटी में खेती करता है कि कल को कुछ भी हो सकता है, कल को आग लग सकती है मेरे खेत में, कल को कोई बाढ़ आ सकती है, कल को सूखा पड़ सकता है, कुछ भी हो सकता है, और आपको पता नहीं है कि मदर नेचर कब क्या कर दे। इस वजह से अगर ऐसी कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो उस केस में क्रॉप इंश्योरेंस मिलेगी कि चलो जितना मैंने पैसे लगाए वो पूरा तो नहीं, लेकिन एटलीस्ट कुछ पैसा तो मुझे वापस मिलेगा। तो वो इंश्योरेंस फैसिलिटी जो है क्रॉप इंश्योरेंस, वो किसी भी प्राकृतिक आपदा के अगेंस्ट फार्मर्स को प्रोवाइड करी गई। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ग्रामीण बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटी, बैंक फॉर प्रोवाइडिंग लोन्स एट लोअर इंटरेस्ट रेट। बच्चों अब एक आपको ये बहुत बड़ी दिक्कत का पता है कि रूरल एरियाज के अंदर मैक्सिमम फार्मर्स को जब खेती करनी होती है तो उनको लोन लेना होता है। लोन लेने के लिए या तो ज्यादा बैंक नहीं होते, और अगर बैंक होते भी हैं तो वहां पे लोन लेने के लिए कहीं ना कहीं आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कुछ गिरवी रखने को चाहिए। तो मैक्सिमम फार्मर्स को मजबूरन किसी इनफॉर्मल सोर्स से लोन लेना पड़ता है, जैसे कि उनके ट्रेडर से, मनी लेंडर से, या लैंड ओनर से। और उस केस में उनका काफी शोषण किया जाता है, क्योंकि उनको काफी ज्यादा ब्याज पे लोन दे दिया जाता है, जिसको चुकाना मुश्किल हो जाता है, और इसी चक्कर में फार्मर डेट ट्रैप में फंस जाते हैं। दैट इज वाई इसी प्रॉब्लम से उनको एक तरीके से रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए हम लोग देखते हैं कि उनके लिए बैंक्स को एस्टैब्लिश करा गया, कोऑपरेटिव सोसाइटीज को एस्टैब्लिश करा गया, जहां पर वो इजीली लोन अवेल कर सके खेती करने के लिए, वो भी एक कम ब्याज पे, जिसे वो वापस आसानी से लौटा सके। तीसरी चीज किसान क्रेडिट कार्ड और पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम, ये भी कुछ ऐसी चीजें थी जिससे कि फार्मर्स को एक कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिल सके। स्पेशल वेदर बुलेटिन, एग्रीकल्चरल प्रोग्राम्स चलाए गए फार्मर्स के लिए रेडियो पर, टेलीविजन पर, जिससे कि उन्हें पता रहे, जिससे उनकी नॉलेज इंप्रूव हो कि कैसा वेदर कंडीशंस है, हमें क्या खेती करनी चाहिए, कैसे नहीं करनी चाहिए। तो ये सब चीजें करी गई। और उसी के साथ बच्चों गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करा उनको एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस, विच इज दी एमएसपी। एमएसपी क्या होता है सभी को पता है कि एक प्राइस फिक्स कर दिया जाता है गवर्नमेंट द्वारा कि इस प्राइस पे तो मैं तुम्हारे क्रॉप को खरीद ही लूंगा। तो खेती करने से पहले ही सरकार फिक्स कर देती है कि दिस इज द प्राइस। जैसे चावल और गेहूं के लिए चीज सबसे ज्यादा होती है कि इस दाम पे तो मैं तुमसे, जैसे उन्होंने फिक्स कर दिया कि 20 रुपए पर केजी, कि एटलीस्ट फार्मर के पास ये गारंटी है कि अगर हम किसी क्रॉप की खेती कर रहे हैं तो गवर्नमेंट हमसे इस दाम पे तो खरीद ही लेगी। तो वो भी एक एनकरेजमेंट ही है सॉर्ट ऑफ, उनको एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए, हम तुमसे खरीद लेंगे, टेंशन मत लो। ओके, तो दिस ऑल हैपेंड, ये सारे रिफॉर्म्स लाए जाते हैं। उसी के साथ फिर बात करते हैं लास्टली भूदान ग्रामदान मूवमेंट के बारे में। दान हो रहा है बच्चों, किस चीज का? भूदान और ग्रामदान। भूदान का मतलब होता है जमीन का दान, भू जमीन, और ग्रामदान मतलब गांव, गांव का दान। अब जमीन और गांव का दान कैसे हो गया, चलिए देखते हैं। तो महात्मा गांधी डिक्लेयर्ड विनोबा भावे एज ए स्पिरिचुअल हायर, ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन सत्याग्रह एज वन ऑफ द फोरमोस्ट सत्याग्रही। तो गांधी जी के एक बहुत अच्छे डिसाइपल थे, उनकी आज्ञा का पालन करते थे, उनकी शिक्षा में विश्वास रखते थे। कौन? विनोबा भावे। और गांधी जी ने उनको अपना स्पिरिचुअल हायर बना दिया था। स्पिरिचुअल हायर मतलब कि जो उनकी स्पिरिचुअलिटी है, जो उनका ज्ञान है, उसको कैरी फॉरवर्ड करने का जिम्मा दे दिया था विनोबा भावे को, जिन्होंने सत्याग्रह में भी काफी आगे रहकर पार्टिसिपेट करा था। अब गांधी जी की डेथ के बाद हम लोग देखते हैं बच्चों, विनोबा भावे ने पद यात्रा चालू करी और जो मैसेज था गांधी जी को, उसको फैलाने की पूरी कंट्री में कोशिश करी। एक बारी व्हेन ही वाज डिलीवरिंग अ लेक्चर एट पोचमपल्ली इन आंध्र प्रदेश, some poor landless villagers demanded some land for their economic well-being. Vinoba Bhave obviously could not promise it to them immediately, but assured them to talk to the government of India regarding provision of land for them if they undertook cooperative farming.
तो विनोबा भावे एक बारी लेक्चर दे रहे होते हैं, वही गांधी जी के मैसेज को स्प्रेड करने के लिए निकले थे, वो अपनी पदयात्रा पर पोचमपल्ली आंध्र प्रदेश में लेक्चर दे रहे होते हैं। तभी कुछ ऐसे लैंडलेस विलेजर्स जिनके पास जमीन नहीं थी, कुछ विलेजर्स उसमें खड़े होते हैं और उनको बोलते हैं कि आप प्लीज हमें जमीन दे दो, हमें प्लीज सरकार को बोलो कि हमें जमीन दे दे, ताकि हम भी अपनी जो कंडीशन है उसको इंप्रूव कर सकें। अब विनोबा भावे के पास कोई जमीन थोड़ी थी, तो वो उस चीज को प्रॉमिस नहीं कर सकते थे उन्होंने, लेकिन उनको ये दावा करा कि मैं आपकी ये जो बात है ये सरकार तक पहुंचाऊंगा और मैं उनसे ये बात करूंगा कि हम जो है, अगर आप लोग कोऑपरेटिव फार्मिंग करें तो उसके लिए आपको जमीन, मतलब अगर आप सभी लोग मिलकर फार्मिंग करने के लिए कलेक्टिव फार्म पे तैयार हैं तो उसके लिए हम आपको जमीन प्रोवाइड करने की कोशिश कर सकते हैं। बट बच्चों उसी टाइम एक मिरेकल होता है। क्या मिरेकल होता है? सडनली श्री रामचंद्र रेड्डी वहां पे खड़े होते हैं उसी पर्टिकुलर पद यात्रा के दौरान, एंड 80 एकड़ जमीन जो उनके पास होती है वो बोलते हैं कि मैं इसको बांटना चाहता हूं 80 लैंडलेस विलेजर्स के बीच में। और उन्होंने यहाँ पे क्या कर दिया? उन्होंने यहाँ पे जमीन का दान कर दिया, यानी कि भूदान कर दिया। तो क्या हमने देखा यहाँ पर कि श्री रामचंद्र रेड्डी खड़े होकर 80 एकड़ जमीन की, अपनी जो उनकी खुद की जमीन होती है, उसका दान कर देते हैं और बोलते हैं हर एक एक एकड़ 80 किसानों में बांट दो, सबको एक एक एकड़ दे दो, 80 लोगों को जिनके पास जमीन नहीं है। बहुत ही बढ़िया। और इसके बाद ये तो कुछ नहीं, इसके बाद देखो लेटर जब वो ट्रैवल कर रहे होते हैं विनोबा भावे, उन्होंने अपने आइडियाज को वाइडली ओवर इंडिया इंट्रोड्यूस करा। कुछ जमींदार जिनके पास, कुछ ऐसे जमींदार थे जिनके पास गांव के गांव थे, बहुत सारे गांव थे, उन्होंने अपने विलेजेस को ऑफर करा कि हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे कुछ विलेजेस अमंग द लैंडलेस। तो कुछ जमींदार भी आए, उन्होंने बोला कि हमारे पास जो गांव है हम उन गांव को बांटना चाहते हैं उन किसानों के बीच में जिनके पास जमीनें नहीं है। दिस वाज नोन एज ग्राम दान, मतलब गांव का दान भी कर दिया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कितने भले मानुस हैं, कितने भले लोग हैं कि ये लोग अपनी जमीनें गांव दान दे रहे हैं, गरीबों को उनको दे रहे हैं, जिनके पास जमीनें ले लो। लेकिन बच्चों इसके पीछे भी थोड़ा ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये था कि बहुत से ये लैंड ओनर्स अपने ये जो जमीनें दे रहे थे, गांव दे रहे थे पुअर फार्मर्स को, दे वर अंडर द फियर ऑफ लैंड सीलिंग एक्ट। थोड़े समय में ही ना लैंड सीलिंग एक्ट लगने वाली थी, जहां पर ये फिक्स किया जाना था कि हर इंसान के पास कितनी जमीन रह सकती है, कि बोल दिया कि आपके पास 5 एकड़ ही जमीन रह सकती है, बाकी नहीं रह सकती। तो लोगों को अल्टीमेटली बाकी जमीन गिव अप करनी पड़ती। लेकिन इन लोगों ने सोचा कि यार कल को तो हमें इसको छोड़ना ही पड़ेगा, जमीन को नहीं रख पाएंगे, तो इससे अच्छा आज इसको दान दे देते हैं। लोगों के मन में हमारी इमेज भी अच्छी बन जाएगी कि वाह क्या दानी आदमी है, और ऊपर से कल को तो हमें गिव अप करनी है तो आज ही दे देते हैं, लैंड भला भी कर देते हैं और बुरे भी नहीं बनेंगे। तो इस तरीके से बच्चों ये लोग क्योंकि डरे हुए थे लैंड सीलिंग एक्ट की वजह से, तभी इन्होंने दान दे दिया। लेकिन अल्टीमेटली क्या ही दिक्कत है, ये एक रेवोल्यूशन से आई थी, एक बहुत बड़ी क्रांति आई थी जहां पे बहुत से गरीब ऐसे लोग थे जिनके पास जमीनें नहीं थी, जिनको जमीनें मिल गई। तो अंत भला तो सब भला, और इसी मूवमेंट को भूदान ग्रामदान मूवमेंट या फिर एक ब्लडलेस रेवोल्यूशन बोला जाता है, बिकॉज यहाँ पे कोई खून खराबा नहीं हुआ था और बिना खून खराबे के इतने सारे लोगों को जमीनें मिल गई थी। ठीक है, ये भूदान ग्रामदान मूवमेंट जो कि विनोबा भावे ने शुरुआत करी, जिसकी इसको ब्लडलेस रेवोल्यूशन भी बोला जाता है। और इसी के साथ हमारा चैप्टर हो जाता है बच्चों बिल्कुल बिल्कुल समाप्त। एंड थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने पूरे क्लास को देखा है, चैप्टर को सुना है। अब जो बच्चे बिल्कुल एंड तक आ गए हैं, इनके लिए क्या होता है, जो बच्चे बिल्कुल एंड तक आते हैं उनको मैं कुछ स्पेशल बताऊंगी। उनको मैं ये चीज स्पेशल बताऊंगी कि बच्चों इस पर्टिकुलर चैप्टर में देखो, सबसे पहले तो टाइप्स ऑफ फार्मिंग पे क्वेश्चन बनता है, स्पेशली कमर्शियल फार्मिंग के जो वो वाला पार्ट है प्लांटेशन वाला, उस पर। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ फार्मिंग तो पूरी अच्छे से आपको याद होनी चाहिए। मेजर क्रॉप्स के अंदर क्वेश्चन बनता है राइस पर, व्हीट पर, मेज पर, और किस पर मैंने बताया था आपको, टी पर और कॉटन पर। तो ये कुछ मेजर क्रॉप्स है जिन पे क्वेश्चन बनता है। एंड लास्टली जो क्वेश्चन बनता है वो है आपके एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स पर, वो भी जो हमने सबसे लास्ट में पढ़े थे। ठीक है, तो जो टेक्निकल इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स है उस पे क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको वो सारे रिफॉर्म्स उसमें लिख देने होते हैं। तो ये जो कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं ये उन्हीं बच्चों को पता चलते हैं तो जो लेक्चर एंड तक देखते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइज, आई होप कि आप लोगों को काफी मजा आया होगा जितना मुझे मजा आया है। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट क्लास विद अ न्यू चैप्टर। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच। दिस इज योर SST एजुकेटर उज्ज्वला पुंज साइनिंग ऑफ फॉर द डे एंड फॉर टुडे। बाय बाय।